नजर। पालविया साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पालविया साहब, गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। सो पिक ऑफ द डे रहेगी ब्रिटानिया पे। कल के सेशन में काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना। स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे देखने को मिला। 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके स्टॉक में जो बाउंस बना है, हमें लगता है ये कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। 4460 4470 तक की अपसाइड हम ब्रिटानिया फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 4345 के आसपास। ओके, तो ये है आपके लिए ब्रिटानिया जिस पर रखनी है नजर। नाइका जिसकी हमने बात की भी करी है, सिटी साहब एक स्टैंड आउट रिपोर्ट आई है सिटी की। 129 के कल का क्लोज है नाइका पर, 276 का टारगेट इन्होंने दिया है सर। नहीं दीपांशु, अभी भी कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है इस स्टॉक में। एक जबरदस्त पिटाई हुई है, बट इस पिटाई के बावजूद भी अगर आप देखोगे तो अभी भी 36-37 हजार करोड़ के मार्केट कैप पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। पिछले साल का सालाना प्रॉफिट से 100 करोड़ का था, तो उस लिहाज से भी बहुत ही एक्सपेंसिव है। और बाकी ठीक है, ये ट्रेडिंग के लिहाज से कुछ पॉपअप आ सकता है, बट आई एम स्टिल नॉट कंफर्टेबल एंड वुड रिकमेंड इन्वेस्टर्स टू स्टे अवे फ्रॉम दिस काउंटर। चलिए, ये है आपके लिए नाइका। महिंद्रा लाइफ, हिमांशु एक क्विक कॉल, इस पर भी एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं मुंबई में। पहला रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इनका, 500 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल है इस प्रोजेक्ट का। दीप, शॉर्ट टर्म में तो चार्ट सेटअप थोड़ा वीक है और मेरा ऐसा मानना है कि नियर टर्म में ये स्टॉक 320-330 रुपए तक भी आता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर कोई उछाल मिलता है तो यहाँ पर अगर पोजीशंस है तो निकल कर चलने की सलाह रहेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि 380-390 बहुत अच्छे रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन्स है। तो यह है आपके लिए महिंद्रा लाइफ स्पेसेस। देखते हैं कैसे ये काउंटर रिएक्ट करेगा। ब्रेथ बाजार की खराब दिख रही है, हालांकि कट ज्यादा डीप नहीं है, बट सिर्फ 6 निफ्टी स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव टेरिटरी में खुल रहे हैं। नतीजों से पहले एशियन पेंट्स थोड़ा ठीक दिख रहा है, कोटक भी ठीक दिख रहा है, बाकी सारे काउंटर्स आपको नेगेटिव टेरिटरी में खुलते हुए दिखेंगे। मेटल्स जो कल अच्छे होल्ड आउट कर रहे थे, यहां पर भी थोड़े वीकनेस के संकेत आए हैं। आईटी भी कल का होल्ड आउट था, आज थोड़ा सुस्त आपको दिख रहा है। दिग्गज कंजम्पशन नेम्स के नंबर्स हैं, वहां पर भी रिएक्शन आपको आते हुए दिखेगा। तो सुस्त शुरुआत के लिए बाजार खुलने के तैयार। चलिए, घंटे की मधुर आवाज आपकी, मधुर नहीं सॉरी, आवाज आपकी कानों में गूंजती हुई दिख रही है। 2 दिनों से आदत पड़ गई ना। 18,100 पर खुलता हुआ निफ्टी 60 अंकों के नुकसान के साथ 1/3% कमजोर है, और उतने ही कमजोर बैंक निफ्टी और सेंसेक्स भी हैं परसेंटेज के लिहाज से 1/3%। 42,300 के आसपास खुलते हुए बैंक निफ्टी पर और सेंसेक्स पर हम 190 अंक नीचे खुलते हुए दिख रहे हैं। तो ये है कमजोर शुरुआत। 18,100 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश निफ्टी की, 42,300 को होल्ड करने की कोशिश बैंक निफ्टी की, 60,850 के आसपास से सेंसेक्स। कहां से आ रही कमजोरी और कौन है कमजोर, जरा वो देख लीजिए आज आप सबसे पहले। तो कमजोरी के संकेत जो आते दिख रहे हैं दीप, वो सबसे पहले सबसे टॉप लूजर अदानी एंटरप्राइजेज ही है। 3500 रुपए के आसपास खुलता हुआ 0.3% का है नुकसान। हिंडाल्को 0.2% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। इंडसइंड बैंक नतीजे के बाद इसलिए हम कह रहे थे कि एक बार नीचे आ सकता है, 1% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। बजाज फिनसर्व 1% नीचे है, और टाइटन में जैसा आप कह भी रहते हैं 0.5% का नुकसान है। कोटक महिंद्रा बैंक 0.5% नुकसान है। आज नतीजों से पहले HUL थोड़ा कमजोर खुलता हुआ दिख रहा है, 0.5% नीचे है। तो ये थोड़े कंजम्पशन वाले स्टॉक्स HUL, टाइटन ये हल्के नुकसान के साथ हैं, मेटल्स हल्के नुकसान के साथ में, और अदानी एंटरप्राइजेस टॉप लूजर। मजबूत है एशियन पेंट्स नतीजों से ठीक पहले, यहाँ पर 0.5% की तेजी, और HDFC लाइफ भी 0.5% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। वायदा कारोबार की तरफ आ जाइए। पहले मजबूत शेयर बता दूं, सीमेंस और ABB 0.5% मजबूत है। टोरेंट फार्मा 0.5% मजबूत है, यानी कि थोड़े कैपिटल गुड्स वाले शेयर आज खरीदारी आपको नजर आएगी। IOC 0.5% की तेजी के साथ टॉप गेनर बनता हुआ अब दिखेगा। कमजोर क्या है अदानी एंटरप्राइजेस, लेकिन ज्यादा नहीं, 2% और इसकी वजह यह कि पिछले 4-5 दिनों में अदानी एंटरप्राइजेस काफी कुछ कमजोर हो चुका है, और शायद यही वजह कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर का अनाउंसमेंट होने के बाद हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग आपको निचले स्तरों से आती हुई मिल रही है। वायदा कारोबार के बैंड से बाहर निकलने के बाद आईबुल हाउसिंग जो लोग बेचना चाहते हैं वो बेच रहे हैं, 1.5% का नुकसान दिखेगा। हिंडाल्को 1.5% नीचे है। नौकरी इन्फो एज यहाँ पर 1.5% की कमजोरी आपको दिखेगी। कोफोर्ज ये स्टॉक नजर रखिए, आज सुबह सुबह इसने कमजोरी के संकेत दिए। इनफैक्ट कोफोर्ज, बिरला सॉफ्ट, थोड़े मिड कैप IT शेयरों पर फोकस करिएगा, ये सुबह सुबह कमजोरी के संकेत आपको साफ दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक स्पेस और परसिस्टेंट अच्छे नंबर्स के बावजूद कमजोर है, यानी कि मिड कैप IT शेयरों पर दबाव बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको सावधानी से देखने की जरूरत है। MFSL 0.5% मजबूत, ABB 0.5% मजबूत, ये निफ्टी के टॉप गेनर आपको इस वक्त नजर आएंगे। तो ये शुरुआती कारोबार का रुझान, और जल्दी से मैं बता दूं दीप को एक बार, इंडेक्स का हाल 18,100 को होल्ड करता हुआ 18,125 के आसपास, 43 अंकों का नुकसान। बैंक निफ्टी फिर से 42,400 के आसपास आता हुआ दिख रहा है, नुकसान की भरपाई करता हुआ 100 पॉइंट की रिकवरी आपको दिखेगी, और लगभग
50-75 पॉइंट की रिकवरी सेंसेक्स में आपको नजर आएगी। जी बताइए कैश मार्केट का एक्शन कैसा है? गोवा कार्बन नतीजों पर रिएक्ट कर रहा है, इस पर आप रखें नजर। रैलिस इंडिया ये भी नतीजों पर रिएक्ट कर रहा है। गोवा कार्बन 3.5% ऊपर, रैलिस 5% नीचे आपको दिखेगा। आलोक इंडस्ट्रीज इस पर भी है नतीजों का रिएक्शन। महिंद्रा लाइफ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, थोड़ी खरीदारी इस काउंटर पर आ रही है। KDDL बायबैक का अनाउंसमेंट किया है, हालांकि 1200 के भाव पर बायबैक है, इतना बड़ा प्रीमियम नहीं है और ओपन मार्केट बायबैक है, इस पर रखें नजर। टाटा कॉफी यहां पर एफआईएस ने हिस्सेदारी बढ़ाई है पिछली तिमाही में। और लाइका लैब्स ये फंड रेजिंग के लिए हो रहा है तैयार। 21 जनवरी को बोर्ड बैठक है, इक्विटी के जरिए होगी फंड रेजिंग। नाइका इस पर सिटी की रिपोर्ट आई है, इस पर रखते हैं नजर, क्योंकि डबल से ज्यादा का इन्होंने टारगेट देखा है। स्टॉक में हल्की फुल्की आपको खरीदारी आते हुए इस समय दिखेगी। कुछ और काउंटर्स जहां पर मूव आ रही हैं, JSW एनर्जी जिसकी हम बात कर रहे थे, सोलर इंजीनियरी कॉर्पोरेशन से इन्हें एक लेटर ऑफ अवार्ड मिला है, उस पर रखें फोकस। हिंदुस्तान जिंक नतीजों के साथ आज डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है। NHPC कल भी तेजी में था, आज भी खरीदारी दिखा रहा है। नेस्को में पॉजिटिव एक्शन है। लिंडे इंडिया, PCBL, सुंदरम क्लेटन, सुप्रीम पेट्रो यहां पर भी पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा है। वेस्ट लाइफ फूडवर्ल्ड, मेट्रो ब्रांड्स यहां पर भी आपको खरीदारी दिखेगी। वीकनेस आ रही है हिताची एनर्जी और जॉनसन हिताची दोनों पर। वीकनेस आपको बनती हुई दिखेगी अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर। अदानी ग्रीन देखिए 4.5% नीचे है इस समय। मैक्रोटेक डेवलपर्स कमजोरी दिखा रहा है। CSB बैंक फिसला है। जोमैटो पर हल्की फुल्की वीकनेस है। पतंजलि, गॉडफ्रे फिलिप्स, सुंदरम फास्टनर्स, ज्योति लैब्स, टीम लीज और जेंजा टेक यहां पर भी आपको गिरावट ही दिखेगी। अनिल जी वो ये है, बहुत ही सुस्त एक्शन है जो ओपनिंग लेवल से वहीं पर बाजार मंडरा रहे। ना बैंक निफ्टी कुछ करने के मूड में है, ना निफ्टी कुछ करने के मूड में है। ओपनिंग लेवल्स के आसपास ही आपको मूवमेंट दिखते हुए दिख रहा है और बाजार की ब्रेथ भी थोड़ी बेहतर हुई है ओपनिंग लेवल से। कुछ काउंटर्स हैं जो मूवमेंट के रेडार पर आए हैं, बट कोई ऐसी बड़ी मूव्स इस समय तो दिख नहीं रही है। कमजोरी है, पैनिक नहीं, ये आप कह सकते हैं। और इतनी कमजोरी तो अगर 2 दिनों में 1000 पॉइंट डाउन जाए तो बनती है, और उसके ऊपर भी डाउ फ्यूचर्स भी 50 पॉइंट नीचे ही है, कोई मजबूत नहीं है, तो कह सकते हैं भारतीय बाजार उतने खराब है नहीं। ऐसे में बैंक निफ्टी भी 42,400 के आसपास है। जो अटके हुए हैं लोग, अगर उनको लगता है कि थोड़ी सी रिस्क कम करनी, तो आप अपनी पोजीशन या तो हल्की करें या ट्रेल करते चलें, या ऊपर के लेवल पर आए तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर करें, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये अभी तक का एक्शन आपके लिए आता हुआ दिखा। आइए बढ़ते आगे, कुछ स्टॉक्स पर करते हैं फोकस जहां पर एक्शन भरपूर बनता हुआ दिखा। ABB ये है वो स्टॉक्स जो दमदार एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। पालिया साहब जरा चार्ट पर अपनी राय दें और बताएं ABB। तो पूरी स्पेस में ही अनिल जी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ। और ABB में भी देखे तो जो आज का मूव बना है, स्टॉक अब अपने 50 डे मूविंग एवरेज को आज क्रॉस करके कंफर्टेबली उसके ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके की तेजी बनी है, नेक्स्ट टारगेट यहाँ से लगता है 3030, 3050 की तरफ यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। करंट लेवल पे भी बाय किया जा सकता है। जिनके पास पोजीशन है होल्ड रखे, 2930 ये स्टॉप लॉस होंगे, टारगेट होंगे 3050 तक के। आपके लिए राय ABB पर। बिगुल हिटमैन हिमांशु। बनाए सर। अनिल जी खरीदारी का आइडिया है और खरीदारी करके चलना है ONGC में। मुझे लगता है ये स्टॉक एक अच्छी कंसोलिडेशन से एक बड़ा ब्रेकआउट दिखाने के लिए तैयार है। फ्यूचर्स के लेवल है लगभग 149 रुपए 80 पैसे के आसपास, तो यहां पर और 30-40 पैसे नीचे मिलता है 149-50 के आसपास पर खरीदारी करके चले। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 146 रुपए के नीचे का। और मेरा ऐसा मानना है कि यहां पर 1 से 2 दिनों में 155 और 157 ये 2 टारगेट्स ONGC में देखने को मिल सकते हैं। एक काफी अच्छा राउंडिंग बॉटम और कप एंड हैंडल फॉर्मेशन के ब्रेकआउट की यहां पर तैयारी होते हुए नजर आ रही है। 155-157 के टारगेट्स के लिए ONGC में खरीदारी करके चलने की सलाह है। 155-157 के टारगेट ONGC पहला बाय कॉल आज का। सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। का स्टॉक ही रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 53 रुपया 10 पैसा। स्टॉक का नाम है DCW। DCW के अंदर मोमेंटम बन रहा है। कल का परसों का हाई ब्रेक हो रहा है। स्टॉक का स्ट्रक्चर बढ़िया है। स्टॉक के अंदर यहां से आज और आने वाले दिनों के अंदर एक बढ़िया ऊपर की तरफ मूव देखने को मिलना चाहिए। 50 रुपया 51 रुपया ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस से बाय का व्यू बन रहा है DCW के अंदर। खरीदारी करें, जिन्होंने पोजीशंस ले रखा है वो लोग होल्ड करें, क्योंकि जस्ट अभी मार्केट खुलने के साथ ही स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और ये स्टॉक यहां से ऊपर में बढ़िया मूव दिखाएगा। 57 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा और पोजिशनल तौर पे 60 रुपए का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। DCW में खरीदारी करें 50 रुपए के स्टॉप लॉस से 57 से 60 रुपए के टारगेट्स के लिए।
ओके, तो ये है आपके लिए DCW कैश मार्केट का काउंटर सुमित जी के रेडार पर आ रहा है। 50 रुपए की रेंज का काउंटर है, खरीदारी करें। यहाँ पर आपको 57 और 60 के बड़े टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा और काउंटर्स भी हैं जो मूवमेंट दिखा रहे हैं। एक्सिस बैंक पर रखिए नजर, इस पर एक अच्छी मूव इस फिलहाल आपको आती हुई दिख रही है। ये स्टॉक थोड़ा कमाल करने के मूड में आ रहा है इस समय। नतीजे हैं सोमवार को को और नतीजों से पहले अच्छी मजबूती बनने के संकेत आपको आते हुए दिख रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से एक्सिस बैंक थोड़ा अंडर परफॉर्म करा था जी, आज थोड़े से बेहतर संकेत आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। बाय द वे, परसिस्टेंट सिस्टम्स अब ये मोमेंटम पकड़ रहा है, नतीजे अच्छे रहे हैं जैसा हम टॉप 10 में बात भी कर रहे थे, और स्टॉक पर भी थोड़ा मोमेंटम आपको बनते हुए दिख रहा है। परसिस्टेंट सिस्टम्स, कुणाल जी जरा एक बार चार्ट देखें, 4000 के ऊपर आया, 2.25% ऊपर सर। देखिए दीपांशु, एक कंसोलिडेशन इस पे पिछले कुछ दिनों से चल रहा था। देखिए एक बात तो तय है कि आईटी स्टॉक्स में एक रिलेटिव स्ट्रेंथ है, बाजार के मुकाबले ये ज्यादा स्टेबल और स्ट्रांग दिख रहे हैं, और परसिस्टेंट मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन पूरा हुआ है। एक इसके लिए कसौटी है 4100 के स्तरों की, 4100 का लेवल पार करेगा तो इसमें क्लियर ब्रेकआउट होगा, और फिर बहुत मुमकिन है कि 4300-4350 के लेवल्स देखने को मिले। तो स्टॉक को अपने रडार पर रखें, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, 4100 के ऊपर खरीदारी कराए। परसिस्टेंट सिस्टम्स, इस पर रखनी है आपको नजर। इंडिया बुल्स हाउसिंग, यहां पर आप एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और स्टॉक वायदा कारोबार के बैन से आने के बाद आज वायदा कारोबार का टॉप लूजर भी बना हुआ है। पालिया साहब एक बार IB हाउसिंग का चार्ट देखें सर, आज ही बैन से बाहर आया है। दीपांशु जी देखे तो पिछले दिनों में हमने एक रिकवरी का ट्रेड देखा था, लेकिन जिस तरीके से स्टॉक में वापस से सप्लाई बनी है, यहाँ पे अब ये अपनी लोअर रेंज को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। वीकली सेटअप पे देखे तो एक अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को यहाँ पे आज के सेशन में पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है कि आज के सेशन में अगर ये स्टॉक 135 के नीचे फिसलता है तो ये गिरावट फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। लोअर साइड के फिर इसके नेक्स्ट लेवल बनेंगे 128 से 126 की तरफ। तो आज 135 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर इसके नीचे जाता है तो स्टॉक में एक और फर्दर यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो ये है आपके लिए इंडिया बुल्स हाउसिंग, जहां पर आपको रखनी है नजर। ये काउंटर मूव आ रहा है। इंडसइंड बैंक भी अब पॉजिटिव टेरिटरी में आ रहा है, थोड़ी सुस्त शुरुआत हुई थी इस काउंटर की, अब मूवमेंट आपको ये दिखा रहा है। आइए चार्ट कॉर्नर चलते हैं राकेश जी कुणाल जी के पास। बताएं सर। दीपांशु, चार्ट कॉर्नर की पिक शेयर करूं उससे पहले एक स्क्रैपिंग पॉलिसी पे एक अपडेट दीपांशु शेयर करना चाहता हूं। देखिए ऑल ओवर इंडिया तो अभी अप्रैल 2023 से इंप्लीमेंट होने की बात हो रही है, बट दिल्ली में ऑलरेडी लागू है, और बड़ा मतलब कि इन्फोर्समेंट बड़ा स्ट्रांग है। मतलब कि 15 साल जैसी गाड़ी के पूरे होते हैं, 15 साल बाद अपने आप गवर्नमेंट अथॉरिटी आपके दरवाजे पे खड़ी होती है और आपकी 15 साल पुरानी गाड़ी ले जाती है। तो मतलब कि इस पे वॉच वेट एंड मतलब कि कड़ी नजर रखनी चाहिए। अच्छी खासी री रेटिंग, जिन स्टॉक्स भी बनेंगे प्रबल दावेदार, री रेटिंग देखने को मिलेगी। और अभी जो हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है वो बिकवाली की राय है, बेचना है इन्फो एज यानी कि नौकरी, जहां पर एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, एक पैटर्न बन रहा है चार्ट पर जिसको बेरिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। ब्रेकडाउन आता हुआ चार्ट पर दिख रहा है। कमजोर स्टॉक और कमजोर हो रहे हैं इस बाजार में, तो मौजूदा स्तरों पर शॉर्ट करके चले। 3750 3750 का स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट होगा 3640 रुपए का, 3640 का। इवेंचुअल टारगेट 3590 का, 3590 रुपए का। तो 3590 के टारगेट के लिए नौकरी में हमारी बिकवाली की राय। ओके, इन्फो एज नौकरी, इस पर करें आप बिकवाली। ये है आपके लिए सेल कॉल आता हुआ राकेश जी कुणाल जी की तरफ से। स्टॉक में भी थोड़ी वीकनेस बन रही है। इंटेलेक्ट डिजाइन भी थोड़ा आपको फिसलते हुए दिख रहा है। हिंडाल्को में वीकनेस बनी हुई है। मिड कैप आईटी शेयर ढीले हो रहे हैं। मिड कैप खाली एक मतलब परसिस्टेंट वगैरह नतीजे से छोड़ दो। और मुझे भी सरप्राइज था कि परसिस्टेंट नंबर्स के बाद इतना कमजोर कैसे खुला। इंडसइंड नंबर्स ठीक थे, लेकिन अच्छी बात है कि सबको मौका मिला नीचे खुले। और इंडसइंड की हम बात भी कर रहे थे कि नीचे खुले तो आप लीजिए, और आप देखिए 1190 से 1250 1240 तक बहुत ही बढ़िया मूव आया है। परसिस्टेंट में देखिए हमारा अंदाजा था 3-4% चलना चाहिए। आप देखिए 3900 का लो बनाकर 4050 का है, 150 रुपए निचले स्तर से ये बढ़ा है। दोनों ही स्टॉक ने बहुत बेहतरीन शानदार मूव दिए थे। बिल्कुल सर, और अच्छी मूव यहाँ पर आती हुई दिख रही है। एक और काउंटर जहां पर अच्छी मूव आ रही है HDFC लाइफ, इसके नतीजे कल आने वाले हैं, तो इस पर भी फोकस रहेगा, बट स्टॉक अच्छे मोमेंटम में दिख रहा है। हिमांशु जी, HDFC लाइफ सर एक बार इसका चार्ट देखें।
दीपक, काफी लंबे समय से ऑलरेडी स्टॉक ने एक प्राइस करेक्शन दिखा चुका है। नॉट ओनली प्राइस बल्कि प्राइस और टाइम दोनों करेक्शन स्टॉक ने दिखाई। एक अच्छा बेस बना है 520 525 के जोन में और उसके बाद स्टॉक एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि रिजल्ट्स के बाद जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो लगभग 600 590 रुपए का जोन रहेगा। अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं तो उसके नीचे के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में रहा जा सकता है। और अपसाइड में मेरा मानना है कि स्टॉक में 650 680 तक की अपसाइड का पोटेंशियल खुला हुआ है। तो ये है आपके लिए HDFC लाइफ, इसमें अपसाइड पोटेंशियल खुल रहा है, मोमेंटम से ऊपर आ रहा है। दिन में पहली बार 18,100 के नीचे आता हुआ निफ्टी। अब निफ्टी में कमजोरी बढ़ रही है 75 पॉइंट की, इसलिए हम कह रहे थे कि ऊपर में आपको मौका मिल रहा है तो थोड़ी पोजीशन हल्की करते चलिए, वो ज्यादा ठीक है। थोड़ी सी हाई लेवल पे सावधानी रखने की जरूरत है, आराम से अपने लेवल से खरीदारी करें, वो ज्यादा बढ़िया है। आइए, चंदन टपड़िया साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, करते हैं उनका स्वागत। छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई। गुड मॉर्निंग चंदन जी, थोड़ा सुस्त हो रहे हैं बाजार, बताएं आपकी कहां पर नजर, क्या करना है इस समय? जी नमस्कार अनिल जी और दीप, बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी विजिट के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम मार्केट के सेटअप की बात करें तो पिछले 2-3 दिनों में अच्छी रिकवरी हुई है। निफ्टी ने 17,777 के लो बना के कल के दिन 18,181 के हाई बनाए हैं। आज जरूर डिप बना है बट हमारा ऐसा मानना है कि वापस नीचे में 18,000 के बेस बना के और इन लेवल को निकालता हुआ नजर आएगा। तो आज मंदी जरूर हुई है बट हम बाय ऑन डिप की रणनीति रखेंगे। कहीं ना कहीं हमारा मानना है कि 18,018 को मार्केट वापस एक सपोर्ट का बेस बनाएगा और इस मार्केट में सिलेक्टिव मेटल काउंटर्स यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए ओवरऑल पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस की तरफ और बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति की तरफ जाएंगे। 18,000 की वीकली कॉल आज की एक्सपायरी हम लेने की सलाह रखेंगे। इस कॉल को आपको लगभग 75 से 80 रुपए के बीच में लेना है। तो के आसपास से चल रही है, डिप आए तो लेना है। 75 से 80 रुपए के बीच में 18,000 रुपए की कॉल लेनी है। 35 रुपए का स्टॉप लॉस, एक बार ये ऊपर में 160 रुपए के टारगेट दिखा सकते हैं। तो ये है आपके लिए कॉल ऑप्शन खरीदने की राय। इस समय थोड़ा भरोसा रखिए, एक रिबाउंड भी आपको आते हुए दिख सकता है 18,000 की कॉल निफ्टी पर। कोई और कॉल सर या एक ही? जी दूसरा एक रहेगा वेदांता पे। देखिए मेटल काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग है, जरूर हल्के से डिप आज बने हैं बट ओवरऑल मेटल में हल्का सा मार्केट रिकवरी में नए मोमेंटम बन जाते हैं। मल्टीपल ईयर्स से हाई के आसपास चल रहे हैं, अच्छी पुट राइटिंग है, डेटा सेटअप काफी पॉजिटिव है। तो वेदांता पे फोकस रहेगा। यहाँ पे हल्का सा इन द मनी कॉल में जाऊंगा मैं। 320 का कॉल लगभग 8 रुपए के आसपास ले, 5 रुपए का स्टॉप लॉस, 13 से 14 रुपए के टारगेट। आपके लिए वेदांता पर कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की राय चंदन जी की, और चंदन जी की राय 18,000 का निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदने की भी चंदन जी बहुत बहुत धन्यवाद। और वेदांता से याद आया, दोपहर में 12 बजे आप सुन पाएंगे, देख पाएंगे इंटरव्यू वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल साहब का। स्वाति खंडेलवाल ने जो किया है दावोस से कल ये देर शाम रिकॉर्ड करके उन्होंने भेजा है। पूरा इंटरव्यू देखिएगा दोपहर में 12 बजे और देखिएगा जैन साहब को। हाँ बिल्कुल, वक्त हो रहा है उनका, वक्त है जैन साहब के जेम्स का। बताइए जैन साहब। बिल्कुल, एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी CMS इन्फो सिस्टम्स, देखिए इंडिया की लार्जेस्ट कैश मैनेजमेंट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ जो नंबर ऑफ ATMs है, रिटेल पिकअप पॉइंट्स है इनके, और रिसेंट IPO मैं यही बोलूंगा, मतलब 2021 के लास्ट क्वार्टर में है था ये IPO और बहुत बढ़िया लिस्टिंग हुई थी। और उस टाइम पे देखिए लिस्टिंग तो 218 रुपए के लेवल्स पे हुई थी और वहां से स्टॉक काफी अच्छा चला। और मैं दूसरी बार जेम्स में कवर कर रहा हूं, पहली बार टारगेट इजीली अचीव हो गया था। और रीजन है कि कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है और एक अच्छा बिजनेस मॉडल है। हालांकि बहुत कम कंपनीज इसमें लिस्टेड, इस स्पेस में लिस्टेड, और बहुत कम कंपनियां भी देखी जाती है और बहुत अलग टाइप का ये बिजनेस मॉडल है और बहुत ही डिफिकल्ट बिजनेस मॉडल है टू रेप्लिकेट ऑल्सो। तो जो दूसरी लिस्टेड कंपनी है उनमें फंडामेंटल्स में मुझे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता जितना इसमें आ रहा है, क्योंकि रीजन है कि कंपनी का जो सेगमेंट और मैनेज से जो रेवेन्यू आ रहे हैं, जो ये लोग बैंकिंग ऑटोमेशन, प्रोडक्ट सेल्स और कुछ एनुअल मेंटेनेंस और ब्राउन लेवल डिप्लॉयमेंट जो कर रहे हैं उन सब से, और प्लस इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है, बेस्ट पार्ट, और पैन इंडिया प्रेजेंस है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। मेट्रो, सेमी मेट्रोज, अर्बन सारी जगह पे जा रहे हैं। और जो बेसिकली कैश हैंडलिंग है ये कोई इतना इजी बिजनेस नहीं है, तो इसलिए जो मैंने वापस से बताया, और एंट्री बैरियर्स बहुत हाई है और करीब देखिए
1.5 लाख मतलब बिजनेस पॉइंट्स ये लोग सर्विस करते हैं, जो कि 97% ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया। मतलब इस तरीके का इनका रीच है। मतलब मैं ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज प्लानिंग अगर डीआरपी देखें तो ऐसा बहुत कम कंपनी में होगा, कोई एफएमसीजी कंपनी में हो तो हो, वो भी एचयूएल जैसे में। तो इस तरीके का इनका रीच है कंपनी का। और अब देखिए मैं फंडामेंटल्स पे आता हूं तो बहुत सस्ता है, एक ऐसा बिजनेस मॉडल जहां पे अच्छी खासी मार्केट लीडरशिप है और कंपटीशन उस लेवल का नहीं है, और प्लस बिजनेस तो बढ़ना ही है क्योंकि बैंकिंग बढ़नी है, इकोनॉमिक ग्रोथ आनी है, जीडीपी बढ़िया, इंडिया स्वीट स्पेस में है, और प्लस जो रूरल कंजम्पशन है वो बढ़ता है, तो इन कंपनियों को बहुत फायदा मिलता है। तो 18-19 का पी मल्टीपल, फिर आप देखिए 27-28 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी, और पिछले 3 साल की सेल्स की कैगर 16%, प्रॉफिट की कैगर 32%, 32.5% रादर। और मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहा था तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स है। इनफैक्ट जून का क्वार्टर बहुत बढ़िया गया था, सितंबर का क्वार्टर बहुत बढ़िया है। तो सितंबर में देखिए 59 करोड़ का प्रॉफिट है, और जो लास्ट सितंबर 2021 में 49 करोड़ का प्रॉफिट था। और FIIs DIIs का पूरा भरोसा है, 22-23% के लगभग FIIs DIIs होल्ड करते हैं। तो आई बिलीव कि ये स्टॉक इन लेवल्स पे वापस से सस्ता है और बहुत ज्यादा डाउनसाइड मुझे लगती नहीं है। टेक्निकली भी बहुत स्ट्रांग है, 200 मतलब 90-95 एक अच्छा सपोर्ट है। अगर कहीं भी करेक्शन भी आए तो घबराना नहीं है। ऊपर ये 356 के लेवल्स दिखाया हुआ, वहां से करेक्टेड लेवल्स है, तो बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए और आराम से 350 के टारगेट के लिए। करेक्शन में घबराना नहीं है, डरना नहीं है, नीचे के लेवल पर करें खरीदारी। ये आपके लिए CMS इन्फो सिस्टम पर आती हुई जैन साहब की तरफ से। और टारगेट रखें आप कितना, 350 बताया जैन साहब। जैन साहब वैसे तो आपने कहा बात तो सही है, घबराना नहीं, नीचे आए तो और लेना है, लेकिन फिर भी घबराहट हो जाए तब क्या करना चाहिए? घबराहट हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं स्टॉक कोशिश वही करता हूं लेके आने की अनिल जी, जहां पे एक्चुअली अगर रह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे आप समझे नहीं, आप समझे, वो तो आप सब कुछ अपना होमवर्क, रिसर्च, एवरीथिंग, चैनल चेक, जैसा कि बग्गा साहब भी बताते हैं आप किस लेवल का चैनल चेक करते हो, वो सब तो आप करके आते हो, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। फिर भी हो जाए तो आप बोल भी रहे हो घबरा नहीं, फिर भी हो जाए तो फिर भी हो जाए तो वापस से मुझे ट्वीट करे, मुझे मैसेज करे कि मैं इसमें फंस गया, मुझे ट्रोल करे, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको जवाब दूंगा और मैं पूरी पैसिफाई करने की कोशिश करूंगा, पूरा सहलाने की कोशिश करूंगा। ओह माय गॉड, मेरे पास दूसरा एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। अगर जैन साहब को संपर्क करने की कोशिश करें, जैन साहब बड़े आदमी, बिजी आदमी, सब बंसल जी कहते हैं, तो 108 बार जैन साहब के नाम की माला फेरें मन को बेहद शांति मिलेगी। जी बंसल जी, आपको कुछ विशेष राय सलाह देना चाहते हैं? जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, मेरे को लग रहा है कि आपको, जैन साहब को और बाकी पैनलिस्ट को, अनिल जी मुझे गोल्ड मेडल देना चाहिए। बड़ा सिंपल आंसर दे रहा हूं अनिल जी। देखो कभी भी घबराहट हो जाए जैन साहब की वजह से, हिमांशु की वजह से, कुणाल जी की वजह से, किसी की भी वजह से अनिल जी, तो कुछ नहीं करना है, ना कोई माला जपनी, ना कुछ करना है। टाटा स्काई पे 590 जी बिजनेस लगाए और अनिल सिंघवी को आराम से सुने। अनिल जी घबराहट तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ मार्केट है, जी बिजनेस देखें आराम से और सिंघवी साहब को सुने। वाह वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई, तो जो गोल्ड मेडल की बात की है, ये तो बनता है बंसल जी ने पहली बार मांगा है कुछ, तो देना चाहिए। तो हमें हमारे विश्वस्त सूत्रों ने बताया है जी, और वो विश्वस्त सूत्र भी कुणाल जी हैं, कि गोल्ड तो बंसल जी के पास है, आप खाली मेडल भिजवा दीजिए गोल्ड अपने आप बंसल जी उसके ऊपर चढ़ा देंगे, सोने का पानी। कुणाल जी आपकी जानकारी के मुताबिक मेडल पहुंचा दिया जाएगा, बिल्कुल। अब उसमें गोल्ड कितना लगाना है वो हम जी को डिसाइड कर। धन्यवाद जैन साहब, ये बेहतरीन पिक देने के लिए। CMS इन्फो सिस्टम, जैन साहब की आप आज की पसंद का शेयर। आइए पालिया साहब के लिए बिल्कुल BTST का। चंबल फर्टिलाइजर फ्यूचर में ये स्टॉक में थर्ड डे है जहां पे हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रही है। स्टॉक में जो करेक्शन हुए थे ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास अरेस्ट होते हुए दिखे वो करेक्शन, और अब वापस वहां से स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है। हमें लगता है चंबल फर्टिलाइजर में जो टारगेट बन सकते हैं वो होना चाहिए करीब 315 रुपए से लेकर 318 रुपए तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस होगा करीब यहाँ पे 305 के आसपास। तो ये है आपके लिए चंबल फर्टिलाइजर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई पालिया साहब की तरफ से। आइए, आने वाले हैं नतीजे PVR के, कैसे रहेंगे रिजल्ट्स बताने को तैयार है कुशल। फिल्म में आई थी इस बार
आई तो थी सर, बट एक्चुअली क्या है, पिछले तिमाही से इस बारी तो काफी बेटर है। अच्छा बढ़िया है, बताइए अनुमान बताइए। क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जो कंटेंट पाइपलाइन रही है और मोस्ट लाइकली अगर आप देखें तो जो रिस्पांस आया है पब्लिक का मूवीज को लेकर, जिसमें दृश्यम 2 हो गया, कंतारा हो गया, साथ ही आप देखिए यहाँ पर अवेटर जो इनकी मूवी आई थी और साथ ही PS1, यहाँ पर काफी अच्छा रिस्पांस पब्लिक का मिलता हुआ दिखा है और इसी वजह से जो तीसरी तिमाही है वो Q2 के मुकाबले काफी बेहतर रहने का हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। ऑब्वियसली Q1 के बराबर तो नहीं होंगी क्योंकि वहां पर तो ब्लॉकबस्टर मूवीज आती हुई दिखी थी, पर इस बारी ये जितनी भी मूवीज को जितना बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है, फुटफॉल और साथ ही जो बॉक्स ऑफिस रेवेन्यूज है, बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू पर करीबन 35 से 40% के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपको ग्रोथ आती हुई दिख सकती है। फुटफॉल के लिहाज से भी 22 से 30% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एवरेज टिकट प्राइस भी कंपनियों की लगभग 7% ग्रो करी है। अब पीवीआर के नंबर्स इन पर्टिकुलर देखें तो रेवेन्यू करीबन 35-36% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ सकता है और ये सब प्री एडजस्टमेंट फिगर्स मैं आपको बता रहा हूं। 930 करोड़ रुपए की रेवेन्यू कंपनी इस बारी दर्ज कर सकती है। जहां तक एबिडा का सवाल है, करीबन 74% की ग्रोथ के साथ 270 करोड़ पर यह फिगर रह सकता है, 155 से बढ़कर, और मार्जिन के लिहाज से भी कंपनी 22.6% के मुकाबले अब 29% के मार्जिन भी दर्ज कर सकती है। घाटे से मुनाफे में भी इनफैक्ट कंपनी आ सकती है। पिछली बारी करीबन 71 करोड़ का घाटा था, इस बारी 10 करोड़ के मुनाफे में यह आंकड़ा तब्दील हो सकता है। बट डेफिनेटली आपको यह देखना है कि एड रेवेन्यू जो अभी भी प्री पैंडेमिक लेवल से काफी कम है, तो वहां पर कैसा अपडेट है जितनी भी कंपनियां हैं उनका, और साथ ही मर्जर को लेकर, आइनॉक्स के साथ जो इनका मर्जर है उसको लेकर क्या अपडेट है, कब तक कंप्लीट होगा, इस पर आपको फोकस रखना है। ओके, तो ये है आपके लिए पीवीआर, जहां पर आपको रखनी है नजर। स्टॉक थोड़ा वैसे सुस्त बना हुआ है, रिसेंटली थोड़ा करेक्शन भी हुआ है। एक बार पालविया साहब से चार्ट चेक भी लिया जाए। पालविया साहब, पीवीआर 1650 का लेवल। दीपांशु जी, एक करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है, बट स्टॉक का ओवरऑल देखें तो स्टॉक एक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जो कि इसके लिए देखा है कि मल्टीपल टाइम इस स्टॉक ने यहीं से सपोर्ट लिया है, जो कि है 1630-1635 की रेंज में, उसके आसपास ही अब ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड तो जब बनेगा जब ये 1630 के लेवल को डिसाइसिवली ब्रेक डाउन करेगा। अभी हमें लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से वापस से एक सपोर्ट बाइंग एक्शन आते हुए दिखे, क्योंकि ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर देखें तो काफी समय से स्टॉक ने यही एक जोन से बार बार पुल बैक दिया है। तो हमें लगता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए। यहाँ पे स्टॉक में अगर हायर साइड पे 1690 के लेवल अगर क्रॉस होते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ से वापस से पुल बैक का ट्रेड कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है और फिर 1750 तक की अपसाइड भी आते हुए दिख सकती है। तो यहाँ पे हाई रिस्क ट्रेडर जरूर यहाँ पे डिप्स में 1630-25 के आसपास के स्टॉप लॉस लगा के एक बार बाय कर सकते। यह है आपके लिए पीवीआर, जहां पर रखनी है नजर। नतीजे आज इसके आने वाले हैं। आइए बजट माई पिक, रोज 9:40 पर बजट के लिए एक बेहतरीन पिक हमारे एक्सपर्ट्स आपको देते हैं और आज की दमदार फंडामेंटल वाला शेयर आ रहा है आपके लिए स्मिफ्स के शरद अवस्थी साहब की तरफ से। हमारी बजट पिक है पैरादीप फॉस्फेट। कंपनी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। कंपनी ने अभी रिसेंटली कुछ कैपेक्स भी किया है जिसका फायदा मिलना चाहिए, प्लस गोवा प्लांट में कुछ इंटीग्रेशन वगैरह की है जिसका फायदा कॉस्ट सेविंग में आना चाहिए, खास करके पावर कॉस्ट के फायदे में। गोवा प्लांट कैपेसिटी की अपग्रेडेशन का भी फायदा मिलना चाहिए। हमारा ये मानना है कि अगले 2 साल में पैट में करीब 30% की CAGR और सेल्स में करीब 50% की CAGR कंपनी रजिस्टर कर सकती है। तो अगर FY24 के नंबर्स पे 8 के मल्टीपल पे भी कंपनी ट्रेड करती है तो 100 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से पैरादीप फॉस्फेट है हमारी बजट पिक। ओके, तो ये है आपके लिए पैरादीप फॉस्फेट्स जो है बजट पिक शरद अवस्थी साहब की तरफ से। आइए हिमांशु जी के पास चलते हैं और लेते हैं उनकी कॉल। हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। दीप, स्टॉक वही है जिसका सुबह से काफी बार जिक्र हुआ है। परसिस्टेंट सिस्टम्स में एक अच्छा मूव आता हुआ नजर आया, एक अच्छा रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, लेकिन स्टॉक में थोड़ा मूव आ गया है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसमें जो स्ट्रेटेजी लूंगा उसके लिए थोड़ा सा वेट करके चलेंगे। परसिस्टेंट सिस्टम में 4100 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चलेंगे। अभी करंट लेवल्स लगभग 68-70 रुपए के आसपास के हैं, तो इसमें 65 रुपए के आसपास खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 45 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। अपसाइड में मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर 85 और 105 ये 2 टारगेट्स आते हुए नजर आ सकते हैं। परसिस्टेंट सिस्टम्स में एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है
और मुझे लगता है कि यहाँ पर 4200 रुपए तक का मूव परसिस्टेंट सिस्टम्स में 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकता है। ऐसा होने पर ये 4100 की जो स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन है, इसमें 85 और 105 रुपए तक के टारगेट्स हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, तो यह है 4100 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 65 से 70 रुपए की रेंज में आराम से खरीदिए, धीरे धीरे खरीदिए। 45 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 85 से 105 के टारगेट। परसिस्टेंट कमाल करता हुआ दिखा, 3% की ऊंचाई के साथ, जैसा हमारा अंदाजा था 3 से 5% की बढ़त होनी चाहिए, लगभग उतनी बढ़त होती हुई दिख रही है आपके लिए। आइए बढ़ते आगे, और चार्ट कॉर्नर का बिगुल कुणाल जी और राकेश जी एक बार फिर से तैयार है नौकरी बेच देने के बाद। ओके, नौकरी तो करते ही नहीं ना कुणाल जी, राकेश जी, उनका तो खुद का मर्जी के मालिक हैं। बिगुल जी सर, बताएं। अनिल जी, दो चीजें हैं। पहले तो अनिल जी मैं एक अपडेट दे दूं आपको कि जो बजट का अनिल जी जो फोटो चल रही है ना सबकी, अनिल जी ऐसा फील हो रहा है कि हम भी स्वाति जी के साथ स्विट्जरलैंड पहुंच गए। अनिल जी इतना फील गुड हो रहा है अनिल जी, बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। वाह, और अनिल जी मेरी फोटो आती है तो मेरी नजर अनिल जी वहीं रुक जाती है, तो कोई सवाल आज मिस हो जाए तो पहले से अनिल जी अपॉलॉजीज इन एडवांस अनिल जी। सबकी फोटो चल रही है अनिल जी, इतना अच्छा लग रहा है कि इन सब लोगों को पर्सनली जानते हैं अनिल जी। हाँ, बिल्कुल। और अगर आप अपने आप से खुद प्यार नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? इंस्पायर्ड बाय अनिल कपूर है ना। तो बढ़िया है बंसल जी, देखते रहिए और बजट की तैयारी करते रहिए। बताएं सर, चार्ट कॉर्नर। अनिल जी चार्ट कॉर्नर पिक है, ओवरवेट खरीदारी की राय है यूपीएल पर अनिल जी, और डर इस चीज का लग रहा था यहाँ पर, ये हिमांशु भी हैं, किरण भी स्पेशल कॉल लेके आ जाते हैं, कोई कॉल ना ले उड़े। यहाँ पर एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है, एक बड़े दर्जे का एक पिवट पॉइंट टूट रहा है, फ्रेश लॉन्ग्स का शॉर्ट कवरिंग का एक प्रबल दावेदार है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, 800 रुपए से स्टॉक करेक्ट हुआ है और एक बेस बनाकर पिछले लगभग 1-1.5 सप्ताह से स्टॉक करेक्ट कर रहा है और कंसोलिडेट हो जाने के बाद अब ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो इन स्तरों पर नॉट टू बी मिस ट्रेड है, बाय करके चलें। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखना है, स्टॉप लॉस आप रखें 732 रुपए पर, 732 के स्टॉप लॉस से बाय करना है। पहला टारगेट होगा 760 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 780 रुपए का, 760 780 के टारगेट के लिए यूपीएल में हमारी खरीदारी कराए। आपके लिए यूपीएल जो मोमेंटम में आ रहा है, नजर रखिए। ये फर्टिलाइजर्स स्टॉक्स जो हैं, एग्रोकेमिकल स्पेस जो है, ये आपको अच्छी मूव दिखा रही है। चंबल पर अभी कॉल आया था, अब यूपीएल भी आपके स्पेस पर आ गया। एक बार कोरोमंडल पर भी रखिए नजर, देखते हैं अगर ये काउंटर पे कुछ कमाल दिखा रहा है। ऑफ कोर्स आरसीएफ नेशनल फर्टिलाइजर्स, और चंबल अभी बोल दीजिए। चंबल अभी बोला पालवे साहब ने बजट के पहले ये एक्शन में आते हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि बजट आ रहा है। हाँ, अब थोड़ी फील आ रही है, शेयर चलने लगते हैं और फिर भी आपको फीलिंग कम आ रही हो तो फीलिंग में आपको और दे सकता हूँ। बिगुल के बाद दिल्ली से फीलिंग आएगी, बजट के नाम से फीलिंग आएगी और बजट की एक्सक्लूसिव खबर से फीलिंग आएगी। और ये जो फीलिंग आएगी दीप इस खबर के बाद, जो तरुण बताने वाले हैं, आप सब लोग यार तरुण आदमी कमाल का एकदम, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात करता है। चलिए देखते हैं बिगुल, ये आ सकता है बजट में। तरुण, स्वागत है। आपने सुना आप बहुत अच्छी खबरें लाते हैं। सर आपका आशीर्वाद है, आपका सपोर्ट है सर, इस वजह से कोशिश जारी है। बढ़िया, ये कब से, ये कहाँ से है देश में? अपने ये बच्चे के नहीं सर, अपने ही है सर, अपने ही है सर। आप भी तो बच्चे जैसे ये बताए। बढ़िया वाली खबर में जी शार्क टैंक से इंस्पायर्ड ग्लासेस है सर। अच्छा, ऐसा है। ओ अच्छा, इस बार के मैंने एपिसोड्स देखे नहीं तो इस बार मैं मिस कर गया। बजट की तैयारी में समय आजकल मिल नहीं रहा टीवी देखने का, लेकिन अब तरुण ने कहा है तो थोड़ा ऐसे यहाँ पे भी वही चल रहा है। देख लीजिए, सेम फ्रेम यहीं पर, नजदीक से नजर नहीं आया, दूर से दिख गया। सब वही बढ़िया। चले, लाइफ में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहना चाहिए। बताएं तरुण, क्या है आज बजट स्पेशल? देखिए सर, ये खबर जो है या तो ये हमें हीरो बनाएगी या जीरो बनाएगी, क्योंकि ये जो खबर है वो पर्सनल इनकम टैक्स से जुड़ी हुई है। सरकार जो प्लान कर रही है उस पे हम बात करना चाह रहे हैं। बेसिकली सरकार जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें एक बड़ा बदलाव करने पे चर्चा चल रही है। बदलाव ये होगा कि जो अभी 2.5 लाख से 5 लाख तक न्यू टैक्स रिजीम में 5% का टैक्स वसूला जाता है, उसको निल कर दिया जाए। अब ये निल करने का प्लान क्यों है? क्योंकि यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम से यदि इसको कंपैरिजन
करेंगे तो ओल्ड टैक्स रिजीम में यदि 5 लाख या 5 लाख से नीचे यदि आपका टैक्स बनता है तो आपको जो 12,500 रुपए वो नहीं देने पड़ते, तो इसका मतलब आपको वहां पे 0 टैक्स देना पड़ता है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको यहाँ पे 5% देना पड़ता है। तो सरकार का ये मानना है कि जब तक इस टैक्स में प्रायोरिटी नहीं आएगी कोई न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट नहीं होगा, और कोई बहुत बड़ा लॉस यहाँ पे सरकार को टैक्स साइड से होता हुआ नहीं दिखाई देता है। इस वजह से उम्मीद ये की जा रही है कि जो 2.5 लाख से 5 लाख तक के जो 5% है इसको कहीं ना कहीं ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से पैरिटी ला दी जाए। इसके साथ साथ यदि 5 लाख के बाद यदि आप यदि ATC, ATD, 24B का डिडक्शन भी यदि पूरी तरीके से लेते हैं तो ये जो अमाउंट है वो 7.5 लाख तक पहुंच जाता है। तो भी लॉजिकल लगता है कि न्यू टैक्स रिजीम में आपको 2.5 लाख के बाद ही 5% देना पड़ रहा है, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको 7.5 लाख रुपए तक ऑलमोस्ट आपका टैक्स नहीं बनता है। तो इसमें कहीं ना कहीं पैरिटी लाने पर सरकार विचार कर रही है। इसके साथ साथ जो ओल्ड टैक्स रिजीम है, जैसे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद कहा कि मैं मिडिल क्लास से आती हूँ, मिडिल क्लास का दर्द मैं समझती हूँ, तो उस मिडिल क्लास का जो जिस मिडिल क्लास से वो आती हैं वो जो कैटेगरी है वो 5 लाख से 15 लाख के आसपास की बनती है। तो अभी 5 लाख से 10 लाख ओल्ड टैक्स रिजीम में 20% और 10 लाख से ऊपर आपको 30% देना पड़ता है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं सरकार सोच रही है कि यहाँ पे भी एक रिलैक्सेशन मिडिल क्लास को दिया जाना चाहिए। अब वो कैसे दे पाएंगे, क्योंकि कितना टैक्स आउटगो यहाँ पे होता है उस पे सरकार विचार कर रही है, और जो फाइनल डिसीजन है वो PMO करेगा। इसके साथ साथ जो 30% का ब्रैकेट न्यू टैक्स रिजीम में उसमें भी कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन करने का सरकार का प्लान है। तो सरकार ये चाहती है कि मिडिल क्लास को जो एक तरीके से देश के जो 32% पॉपुलेशन है उनको किसी ना किसी रूप में एक रिलीफ दिया जाए, और सीधे तौर पे जो रिलीफ है वो टैक्स रिजीम को चेंज करके दिया जा सकता है, क्योंकि एक सरकार का जो और मन है कि एग्जम्पशन फ्री टैक्स रिजीम बने, जिससे एक जो टैक्स है टैक्स देना, टैक्स कलेक्ट करना एक सरल प्रोसेस हो सके। तो जब तक न्यू टैक्स रिजीम इंसेंटिवाइज नहीं होगी तब तक एग्जम्पशन फ्री टैक्स रिजीम बन पाना काफी मुश्किल है। इंटरेस्टिंग है। तो नए और पुराने टैक्स रिजिम में बहुत सारे बदलाव होने की संभावना है। नए टैक्स रिजिम में सबसे बढ़िया बात है कि जो अभी आय आपको 2.5 लाख तक छूटे वो 5 लाख तक हो सकती है, यानी 2.5 से 5 लाख रुपए में जो 5% टैक्स लगता है वो नहीं लगेगा। और इसके अलावा नए टैक्स रिजिम में होम लोन पर जो ब्याज भरा जाता है उस पर छूट मिल सकती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लाया जा सकता है। तरुण एक काम करिए, ये वाला है ना पक्का करवा दीजिए इस बार बजट में। और मतलब मैं हमारे जी बिजनेस के दर्शकों के बिहाफ पे, हमारे पैनलिस्ट और हमारे सारे एम्प्लॉइज के बिहाफ पे आपको आपकी मनपसंद जगह में मुंबई में ट्रीट पार्टी मतलब ये तो मतलब ये सबके लिए फायदे की बात है, मतलब ये और होना भी चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स और पर्सनल टैक्स अगर देखें तो बड़ा फर्क है। जहाँ एक और नई कंपनियों के लिए 15% ही टैक्स रह गया, तरुण ने कल भी बहुत ही बढ़िया स्टोरी की थी कि उसको भी आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। कंपनियों के लिए 25% टैक्स है, इंडिविजुअल्स के लिए सारे अगर वो मिला के एकदम जो HNI है, अल्ट्रा HNI, उनको 42-43% तक पहुंचता है, तो बाकी 35% तक पहुंच जाता है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा रहेगा। जी तरुण, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं जैसा यदि आप सीधे सीधे कैलकुलेशन करें, यदि कोई व्यक्ति यदि ओल्ड टैक्स रिजीम में 10 लाख की सैलरी पाता है और वही व्यक्ति यदि न्यू टैक्स रिजीम में जाता है तो न्यू टैक्स रिजीम में उसको करीबन 78,000 रुपए की टैक्स लाइबिलिटी बनती है, और ओल्ड टैक्स रिजीम में उसकी 65,000 की लाइबिलिटी बनती है। तो सर जो 10 लाख तक का व्यक्ति है वो सर न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट ही नहीं होगा, क्योंकि उसको 13,000 रुपए और पे करने पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी भी तरीके ना तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है, ना आपको हाउस लोन का फायदा मिल रहा है, ना आपको ATC मिल रहा है। तो ये जो कंसर्न है, इसी कंसर्न को इस बजट में हो सकता है कि पूरी तरीके से समझा जाए और इस पे कोई ना कोई ऐलान हो। एक तो परफेक्ट है, ये बड़ी रिलीफ आने की तैयारी आपके लिए बजट में, और ये बड़ी खबर लेकर आए हैं तरुण। लेट्स सी, इस पर विचार विमर्श चल रहा है, फाइनली क्या कुछ आता है। आइए तब तक मुलाकात की जाए भसीन साहब से। वक्त है भसीन के हसीन शेर का।
स्वागत है आपका वसीम साहब, नमस्कार सर। बताएं पहले तो आज वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी भी है, एक्सपायरी के लिहाज से अगर आप कोई व्यू देना चाहें, मार्केट अपडेट और साथ ही आपके स्टॉक्स के अपडेट भी। जी सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए वॉलेटिलिटी है बाहर के क्यूज की वजह से, लेकिन ग्लोबली और लोकली कोई ऐसी बात नहीं है। अब आउट ऑफ टर्न फेड की जो गरिमा है वो उस कारण से वॉलेटिलिटी बढ़ती है। वो हमें लगता है यहाँ नीचे आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। आईटी के नंबर देखिए, परसिस्टेंट, एचसीएल टेक मेरे टॉप पिक्स रहे हैं, आउट परफॉर्मेंस आई है। आज इंडसइंड बैंक, आपको अपडेट भी दे दूं, कल आपको एबी भी कहा था, वो देखिए 1.5%, 2.5% वो ऊपर है कल के भाव से 3%। और आपको आइडिया बोला था 7.25-30 में, 7.55 बिक गया। और आपको कहा है 8, 8.5 का भाव इसका जरूर आना चाहिए। तो जिन्होंने शॉर्ट टर्म लिया है, प्रॉफिट बुक की है, ऑन अ बैड डे यू आर मेकिंग मनी। इसके अलावा आपको मैंने एक्सिस बैंक 3 दिन पहले कहा था 937 हो गया है। अब आपके लिए 2 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। परफेक्ट सर, बताएं। अनिल जी, अशोक लीलैंड मैं रीट्रेड करता हूं, बजाज ट्विंस के साथ अशोक लीलैंड एक्यूमुलेट की हुई है 46, 46.5 में, 43 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस, 54.5 का टारगेट। अशोक लीलैंड विल कम विद द बेस्ट नंबर्स इन द 4-व्हीलर सेगमेंट। सेकंड पिक एचडीएफसी लाइफ, कल और परसों है मेरे ख्याल नंबर्स हैं, बहुत ही बढ़िया उमदा नंबर आएंगे बिकॉज द एक्साइड बिजनेस विल बी मर्ज। 630 का टारगेट है, 595 का स्टॉप लॉस बाय एचडीएफसी लाइफ। ओके, अशोक लेलैंड, एचडीएफसी लाइफ, 2 स्टॉक हैं जहां पर खरीदारी करने की राय वसीम साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। और वसीम साहब ने दो डिजिट बोला, पीछे वाली तो हमारे प्रोड्यूसर ने भी 2 डिजिट लगा दी। तो 146 है, अब 145.50 का स्टॉप लॉस हो रहा है। 45.50 में मतलब वो एक इम्प्लाइड है उनकी तरफ से। 154.50 दूसरा है टारगेट जिसके लिए करनी है आपको खरीदारी। और एचडीएफसी लाइफ में भी खरीदारी करने की राय वसीम साहब की तरफ से आपके लिए आती है। आइए बग्गा साहब से भी मुलाकात करने का समय हो गया, 9:55। आइए उनकी भी राय ली जाए। उससे पहले कर लेते हैं जल्दी से बग्गा साहब आगे देखिए, एक बार जरा दिखाइए, दर्शन करवाइए सर। नमस्कार। हाँ सर, दिख गए आप। नमस्कार सर। नमस्कार। बस सर 10 की कमाई की शुरुआत आपके साथ करते हैं। स्वागत है आप सबका 10 की कमाई में। 18,100 के आसपास वक्त बिताता हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी 42,400 के आसपास डाउन बट नॉट आउट। कमजोरी है हल्की फुल्की, ऐसी तेज गिरावट का डर अभी तक तो बाजार में दिख नहीं रहा। एक डिप आई भी थी नीचे 18,100 के नीचे, वहां पर हल्की फुल्की खरीदारी आई। 18,075 के आसपास सपोर्ट लिया निफ्टी ने और बैंक निफ्टी 42,300 के आसपास सपोर्ट लेकर 42,400 के आसपास। तो शांत कारोबार अब तक बाजार में होता दिख रहा है। अशांति थोड़ी बहुत है, वो है अमेरिका में। और जब भी अमेरिका में कोई तकलीफ होती है तो हमें याद आते हैं बग्गा साहब। आइए फिर से बग्गा साहब को याद किया जाए। सर सुप्रभात, स्वागत है आपका। क्यों सर ये 1000 पॉइंट क्यों 2 दिन में अचानक से बिना नोटिस दिए, बिना बताए कि मैं गिरना चाहता हूं? जी अनिल जी, देखिए अभी बैंक ऑफ अमेरिका का जो ग्लोबल फंड मैनेजर सर्वे भी आया है उसमें भी कह रहे हैं कि पोजीशनिंग अमेरिकन मार्केट के लिए फंड मैनेजर्स की काफी कम हुई है और इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ उनका रुख ज्यादा बढ़ रहा है। तो पैसा निकल रहा है अमेरिकन मार्केट से और इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ जा रहा है। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो चाइना है, जहां $21 बिलियन 1 नवंबर पिछले साल से इस महीने के मध्य तक 21 बिलियन डॉलर्स का इनफ्लो आया है। और चाइना का जो ऑफशोर मार्केट है वो 50% ऊपर है, उनका बॉन्ड मार्केट लगभग 40% ऊपर है डिस्ट्रेस लेवल पे जो बॉन्ड्स आ गए थे। तो यूएस में क्या बदला है? यूएस में यही है कि इकोनॉमी की थोड़ा सॉफ्टनेस आ रहा है, इकोनॉमी में मंदी आ रही है, इन्फ्लेशन गिर रही है। बट फेड के जितने वक्ता आ रहे हैं, कल भी 3 वक्तव्य आए, तो कल अगर आप देखें यूएस में क्या हुआ, उनका होलसेल प्राइस इंडेक्स पीपीआई जो है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो कहते हैं, वो महीने दर महीने गिरा, 6.2 पे आ गया। दूसरा उनका मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स नीचे आया, अप्रैल 2020 के स्तरों पे उतना पीछे गया। तीसरा
उनका सीपीआई ऑलरेडी जो कंज्यूमर का इन्फ्लेशन है वो पिछले हफ्ते ऑलरेडी हमने देखा था नीचे आते हुए। तो ये सब मिला के लोग यही एस्टिमेट कर रहे हैं कि बैड न्यूज आ रही है, खराब खबर है। उसके चलते भी फेड के जो वक्ता है सब कह रहे हैं अभी तो हमें कोई पिवट होते नहीं दिखता, कोई हमें फर्क नहीं दिखता हमारी पॉलिसी में, यहां से हम बढ़ाते रहेंगे रेट। तो कल बुलार्ड जो है, जो काफी बेरिश रहते हैं, बेरार्ड जो नाम रखा हुआ है हमने उनका, बुलार्ड ने कहा कि 5.5% मुझे दिखता है और अभी तो हमारी पॉलिसी रिस्ट्रिक्टिव जोन में आई नहीं, अभी भी हम एकोमोडेटिव से न्यूट्रल है, रिस्ट्रिक्शन पे तो हम पहुंचे ही नहीं, जो काफी मार्केट को सरप्राइजिंग लगा। उससे मार्केट नीचे आना शुरू हुआ। लोरेटा मेस्टर हैं, उन्होंने कहा कि लॉन्गर फॉर हायर फॉर लॉन्गर रखेंगे, और जो हार्कर हैं, पैट्रिक हार्कर, उन्होंने भी यही कहा कि अभी तो हमें कुछ रेट कट की दूर दूर तक गुंजाइश नहीं दिखती, बट ये हम मानते हैं कि फरवरी 1 को 25 बेसिस पॉइंट करना चाहिए। तो उन्होंने थोड़ा सा मार्केट को सांत्वना देने की कोशिश की। तो अब प्रॉब्लम क्या है, यूएस में बैड न्यूज इज बैड न्यूज हो गया है। मार्केट इससे यूज्ड टू हो गए थे कि बैड न्यूज इज गुड न्यूज फॉर मार्केट, कि इकोनॉमी नीचे जाती है, इन्फ्लेशन नीचे जाती है, तो फिर फेड तेजी से नहीं बढ़ाएगा। तो बैड न्यूज इज गुड न्यूज चल रही थी मार्केट में। अब क्या हो गया, बैड न्यूज इज बैड न्यूज, कि भाई चाहे इकोनॉमी में मंदी आ रही है, हम रेट बढ़ाना नहीं छोड़ेंगे, कटौती तो आप 2024 तक भूल जाइए। तो मूलभूत कारण यही है। एक है कि रुझान इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ जा रहा है। 12 साल के बाद हम देख रहे हैं कि इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ लोगों का ज्यादा रुझान है, फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स का। दूसरा है फेड का जो बहुत दृढ़ निश्चय है कि इन्फ्लेशन को 2% पर ही लाना है, चाहे गिर रही है इन्फ्लेशन, अभी भी हाई लेवल पे है, इस लेवल पे हम नहीं रुकेंगे। ये दोनों मूलभूत कारण है मार्केट्स के गिरने का। ओके, तो ये कुछ कारण हैं। और जैसा हम सुबह बात भी कर रहे थे, अनिल जी भी अपने कमेंट्री में कह रहे थे, अब खराब न्यूज पर खराब रिएक्शन भी आ रहा है क्योंकि स्लो डाउन की चिंता बढ़ रही है इस लेटेस्ट डेटा के बाद। चलिए इस पर और बात करेंगे, बग्गा जी से कुछ और डिटेल्स भी लेंगे। आइए उससे पहले 10 की कमाई स्टॉक ले लेते हैं पालविया साहब की तरफ से। पालविया साहब बताएं सर, कौन सा स्टॉक लेकर आए आज? तो दीपांशु जी, स्टॉक रहेगा कैमलिन फाइन साइंसेस। ये स्टॉक हमने पहले भी रिकमेंड किया है, लेकिन जिस तरीके के इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए, हमें लगता है ये स्टॉक को यहाँ से बाय करना चाहिए। पोजिशनली हमें लग रहा है यहाँ पे 185 190 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिखेंगे। तो कैमलिन फाइन साइंसेस बाय करने की सलाह रहेगी। करंट लेवल से स्टॉप लॉस जो सजेस्ट करेंगे वो होगा करीब 148 के आसपास। ये है वो स्टॉक जहां पर 10 की कमाई के तौर पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई पालविया साहब की तरफ से। परफेक्ट। आइए अब बढ़ते आगे और मुलाकात की जाए एसपीएल मिड कैप स्टॉक से दो खास मेहमानों से। सेठी साहब, सेठानी साहब दोनों हैं हमारे साथ तैयार। सेठानी साहब सुप्रभात। शुरुआत करें सर, आप बताएं आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सभी को। पहली बार मैं सिटी साहब के साथ एसपीएल मिड कैप कर रहा हूं, तो गुड मॉर्निंग सिटी साहब। अच्छा, पहला इसकी कोई खास वजह, मतलब दोनों का कभी एक साथ मिलन नहीं हो पाया एसपीएल में, कोई खास वजह इसकी? मतलब आप नहीं आना चाहते थे सिटी साहब के साथ या सिटी साहब आपके साथ नहीं आना चाहते? मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। ओके, तो मतलब मुलाकात आप दोनों के बीच की शिखर वार्ता का जो आयोजन हमें करना था वो हम ही नहीं करवा पाए, राइट? आइए बताइए, शुरुआत करें सर लॉन्ग टर्म पिक के साथ, बताइए। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म पिक रहेगा जो जैन साहब ने कई बार दिया हुआ है, ये मैं पहली बार लाया हूं, और सिटी सेंटर स्टॉक है। सिटी सेंटर यानी एकदम शहर के बीचों बीच नेस्को पे खरीदारी की राय जैन साहब ने कई बार रेकमेंड किया है। जैन साहब के जेम्स में ये मैं पहली बार ला रहा हूं। टारगेट आपको रखना है 740 का, 740 का। एग्जीबिशन स्पेस की कंपनी है,
ITES का पूरा बिजनेस 1.2 मिलियन स्क्वायर फीट 1.75 मिलियन स्क्वायर फीट की जगह हार्ट ऑफ मुंबई में गोरेगांव में नेस्को का जो IT पार्क है 3 बिल्डिंग है, खचाखच भरी हुई है, 90% ऑक्यूपेंसी है, मैक्सिमम MNC कंपनियां यहाँ पे पाई जा रही है, HSBC, PwC, MSCI, ब्लैक रॉक, तो बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है। रेवेन्यू जो पिछला क्वार्टर के 70% से बढ़ के आया, मुनाफा 80% से बढ़ के आया, कैपेसिटी एक्सपेंशन 2400 करोड़ का है और प्रॉफिट्स 29% CAGR से आप उम्मीद लगा सकते हैं आने वाले 2 सालों के लिए। नेस्को पे खरीदारी की राय, सिटी सेंटर पे जगह है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी, 740 के टारगेट के लिए। और जैन साहब की भाषा में कहे तो जब आप और हम घर जाते हैं तो रास्ते में हमें लेफ्ट हैंड साइड में नेस्को देखने को मिलता है और दूसरा ग्रोवर एंड वेल वाला जो मॉल है, दोनों चीज जैन साहब को पता है। तो चलिए नेस्को में खरीदारी करने के आए सिद्धार्थ सेरानी साहब की तरफ से 740 के टारगेट के लिए। सेठी साहब को भी ये पसंद रहा है स्टॉक। सेठी साहब बनाए सर आपकी लॉन्ग टर्म पिक। बिल्कुल अनिल जी, पहले तो गुड मॉर्निंग सेडानी जी को, और मुझे भी उनके साथ आज SPL बिग कैप शो करने में अच्छा लग रहा है। और हालांकि हम लोग की मुलाकात नहीं होती बिकॉज मैं नॉर्मली अनिल जी हर हफ्ते को करता हूँ है। सॉरी, हाँ जी सॉरी बोलिए। मैं नॉर्मली ट्यूसडे को करता हूँ, इस बार ट्यूसडे को भी किया और ये आज तो एक्स्ट्रा हो गया, एडिशनल कर रहा हूँ अनिल जी आज। तो आप ये कह रहे हैं कि सिद्धार्थ सेरानी साहब के साथ शो करने में आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। ट्यूसडे को तो आप पालिया साहब के साथ करते हैं ना? अरे अनिल जी बख्श दो, मैंने ऐसा नहीं मैं जस्ट जानना चाहता था ट्यूसडे को आप किसके साथ करते हैं, क्या उनके साथ अच्छा नहीं लगता? परमानेंटली हम सिद्धार्थ जी के साथ करते हैं आपको। अरे अनिल जी कमाल की मेमोरी आपकी, ट्यूसडे को किसके साथ करता हूँ वो भी आपको याद रहता है। नहीं अनिल जी, राजेश पालिया साहब जी के साथ भी मजा आता है। अच्छा, वहाँ पालिया साहब बैठे ही है शो पे, और बैठे हुए नहीं भी होते तो देख तो रही होते हैं। नहीं चलिए बढ़िया है, अच्छा लग रहा है सर आपको हफ्ते में 2 बार देखकर। बताएं सर लॉन्ग टर्म पिक। बिल्कुल अनिल जी, आज की जो लॉन्ग टर्म पिक है एक मेटल स्टॉक है। इस सेक्टर पे मैं पिछले कुछ दिनों से बुलिश रहा हूं और यहां से आज मैंने पिक किया है गोदावरी पावर एंड इस्पात को। इस स्टॉक पे भी मैंने कई बार पिछले कुछ दिनों में इसको रिकमेंड किया है। 405 के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। एक जबरदस्त कंपनी है, रायपुर बेस्ड हीरा ग्रुप की कंपनी है जो पावर और स्टील के कारोबार में है, मेनली आयरन और पैलेट्स के कारोबार में है, जहां जबरदस्त डिमांड है, प्राइसेस भी अच्छे बढ़ रहे हैं। और सरकार ने हाल ही में जो 45% एक्सपोर्ट ड्यूटी थी उसको भी नील कर दिया और आज हमने देखा स्टील के प्राइसेस में एक अच्छी उछाल, इवन जापानीज स्टील कंपनीज ने भी स्टील के प्राइसेस बढ़ाए, तो उस सब का पॉजिटिव इंपैक्ट पूरे ही मेटल स्टॉक में, मेटल सेक्टर में देखने को मिल रहा है। दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनियां, पिछले साल डिविडेंड दिया 18.5 रुपए का, डिविडेंड यील्ड ही क्लोज टू 3-4% के करीब की डिविडेंड यील्ड होती है। और बाकी अनिल जी, ये स्टॉक पे मैं इस साल के लिए जिस तरह से मेटल सेक्टर परफॉर्म करने जा रहा है, मुझे लगता है बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे है। 3-3.5 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ है। इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह, और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 500 रुपए का। के लिए गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड GPIL, ये स्टॉक सेठी साहब की तरफ से लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर खरीदारी करने का है, लगातार से रहा है फेवरेट। आइए बढ़ते आगे और बग्गा साहब हमारे साथ तैयार है। बग्गा साहब, जापान की पॉलिसी का बड़ा लंबे समय से इंतजार था, कल आए भी, कोई खास बदलाव किए नहीं उन्होंने, तो एक तो उस पर राय दें, जरा बताएं कि सर उसका क्या कुछ और असर पड़ने वाला है या कोई खास बात नहीं? नहीं, बहुत अहम है जापान की पॉलिसी, क्योंकि कैरी ट्रेड सारा उसके बेसिस पे चलता है अनिल जी, और इधर इसके चलते फ्लोज कम हुए हैं ग्लोबल बॉन्ड मार्केट्स में जापान से आने वाले। अब कल क्या हुआ, उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया, उन्होंने कहा कि हम इसी पे जारी रखेंगे ये यील्ड कर्व कंट्रोल। तो 0% का 10 साल का यील्ड है हमारे बॉन्ड का, और उसको 0.5 तक हम उठने देंगे। तो जो 0.53 तक पहुंच गया था वो नीचे आ गया, फिर से कल 0.43 आया, आज 0.41, 42 ऐसे चल रहा है। बट जितने बड़े ब्रोकरेजेस हैं, सबका यही मानना है कि अप्रैल में जब कुरोडा हट जाएंगे, नए कोई सेंट्रल बैंक गवर्नर आएंगे, तो इनको ये यील्ड कर्व कंट्रोल छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा बैलेंस शीट का हिस्सा सेंट्रल बैंक का अब वो बॉन्ड बाइंग कर रहे हैं। क्या होता है, जब यील्ड बढ़ रही है
इनके काबू से बाहर जा रही है तो ये मार्केट में उतर जाते हैं, बॉन्ड्स खरीदने लग जाते हैं, जिससे कि उसकी यील्ड कम हो जाए और प्राइस बढ़ जाए बॉन्ड की, और वो इनवर्स कोरिलेशन रहता है, प्राइस बढ़ती है तो यील्ड नीचे आ जाती है, तो ये डिमांड क्रिएट करते हैं खुद खरीद के। बट अब ऐसा हालत हो गई है कि इतने दिनों में ओनली बायर बैंक ऑफ जापान रह जाता है, तो मार्केट काफी डिसफंक्शनल हो रहा है। तो कल यूबीएस की रिपोर्ट्स थी, गोल्डमैन की, सब यही कह रहे हैं कि ये अब टाइम की बात है कि ये लास्ट जो बैंक रह गया है सेंट्रल बैंक, जो कि अभी भी जीरो रेट पॉलिसी चला रहे हैं, ये भी चेंज हो जाएंगे अप्रैल मई तक। तो कल आप येन देखिए 130 पे गया था, नीचे आया, आज फिर से 128 पे आ गया, तो आज फिर रिकवरी है। तो मार्केट नहीं मान रहा है, चाहे उन्होंने इस बारी कुछ फेरबदल नहीं किया, बट मार्केट यही कह रहा है कि 10 साल के बाद ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं, अप्रैल में रिटायर हो रहे हैं, इनकी सेकेंड लास्ट बैठक थी, अगली बैठक लास्ट होगी, अप्रैल से नए गवर्नर आएंगे। दूसरा जो माहौल है जापानी इकोनॉमी का, रेट तो बढ़ाने पड़ेंगे, उससे मार्केट पे क्या असर है, जो जापानी पैसा आता है 350 बिलियन से लेकर 500 बिलियन जापानी सेविंग पूरे दुनिया में जाता है निवेश होने के लिए, उस पे क्या असर आएगा, ये सबसे अहम सवाल हो जाता है। इसलिए मंडे के शो में मैंने कहा था चाइना और जापान ज्यादा अहम है इस साल के लिए। फेड तो अभी एक आध दो बारी और रेट बढ़ा देगा, उसके बाद फेड पॉलिसी से डैमेज होते नहीं दिखता मार्केट को। चाइना से मार्केट एनकरेज होना चाहिए, रीओपनिंग ट्रेड चाइना की चलेगी फरवरी मार्च से, उसके चलते मार्केट दौड़ने चाहिए। और जापान क्या करता है उससे फ्लोज पे बहुत इंपैक्ट आएगा, वो जरूर हमें चिंता का विषय है। तो जापान पर नजर है और बनी हुई है नजर। कल तो इन्होंने पॉलिसी में कुछ बदलाव नहीं किया, उससे भी कुछ सरप्राइज ट्रेड्स बाजार में रिवर्स भी होते हुए आपको देखिए, एक इनिशियल शार्प रिएक्शन भी आया था, इस पर रहेगी नजर। बगा साहब से और भी बात करते हैं, आइए उससे पहले एक 10 की कमाई राकेश जी कुणाल जी की तरफ से ये भी ले ली जाए। सर बताएं आपकी 10 की कमाई का स्टॉक। दीपांशु, मैंने और राकेश जी ने आज 10 की कमाई में चुना है बीसीएल इंडस्ट्रीज को, और इस स्टॉक में हमने देखा कि हाल में कुछ ऐसी गतिविधियां हुई, स्टॉक में बड़ी जबरदस्त तेजी बनी और एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है 400 रुपए के ऊपर। तो अभी मौजूदा स्तरों के आसपास और गिरावट में इसको एक्यूमुलेट करना है, स्टॉक कूल ऑफ हो जाए तो वहां इसको खरीदें मध्यम से लंबी अवधि के लिए। तो हमें लगता है कि स्टॉक आपको काफी बड़ा रिटर्न बहुत कम समय में देने की ताकत रखता है, तो एक बड़ा बेस बन चुका है, इन स्तरों पर बाय करना है गिरावट में। ओवर टू राकेश। बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है दीपांशु, 455 के अराउंड चल रहा है, हल्का फुल्का लें और कभी करेक्शन पे 420 425 के अराउंड मिल जाए तो अच्छे स्तर हैं। 550 के हमारे टारगेट हैं, तो 550 रुपए के लक्ष्य के लिए बीसीएल इंडस्ट्रीज में निवेश की राय है। ओके, तो बीसीएल इंडस्ट्रीज है ये स्टॉक जहां पर राय आपके लिए 10 की कमाई के तौर पर खरीदारी करने की कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से आती हुई 454 पर ट्रेड कर रहा है, 550 के टारगेट लेकर चले आप। आइए बढ़ते आगे। एल&टी टेक दिसंबर तिमाही के नतीजे पेश करेगा आज, और नतीजे देखना इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परसिस्टेंट और ओरेकल की तरफ से परफॉर्मेंस अच्छी आई है, लेकिन कुशल से पूछेंगे तो कुशल तो यही कहेंगे मिले जुले नतीजे। सो सरप्राइज तो आ ही सकता है, हाँ। लाइए बताइए। सो परसिस्टेंट सिस्टम्स ऑब्वियसली जितना हमने अनुमान किया था उसको ये बीट करते हुए दिखे हैं, खासकर ऑपरेशनल फ्रंट पर तो कंपनी ने रिलेटिवली काफी अच्छा और परफॉर्मेंस दिया है। अब बारी आती है एलटीटीएस की। एलटीटीएस में डॉलर है, लगभग 1.7% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। हालांकि जो सॉफ्टनेस है टेलीकॉम, हाईटेक और साथ ही मेडिकल डिवाइसेस जो वर्टिकल्स हैं इनके, वहां पर आती हुई दिख सकती है। इसकी वजह से ही डॉलर है, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2 से 3% की ग्रोथ आमतौर पर इनकी रहती है, करीबन 1.7% इस तिमाही में रहने का अनुमान है। जहां तक मार्जिन्स का सवाल है, 18.2% से 18.3%, तो मार्जिन्स में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, बट डेफिनेटली परसिस्टेंट सिस्टम्स के जैसे, क्योंकि वहां पर भी हमने अनुमान लगाया था कि ऑलमोस्ट मार्जिन्स फ्लैट रहेंगे, बट वहां पर काफी अच्छा बीट आता हुआ दिखा। अब देखना होगा कि यहां पर फाइनल नंबर्स एलटीटीएस के क्या निकल कर आते हैं। जहां तक मुनाफे का सवाल है, 9% बढ़कर 308 करोड़ रुपए पर कंपनी अपना मुनाफा भी दर्ज कर सकती है।
कंपनी अपनी गाइडेंस भी देती है जिसमें एक्सपेक्टेड है कि 15.5 से 16.5% की कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस जो उन्होंने पहले दी थी वो ये मेंटेन करेंगे, और साथ ही एबिट मार्जिन्स पर भी इन्होंने 18% की गाइडेंस दी है FY23 के लिए। तो यहां पर भी यही एक्सपेक्टेड है कि इसको भी ये मेंटेन करते हुए दिखेंगे। डेफिनेटली यही देखना है कि आगे चलकर कंपनी की वर्टिकल्स को लेकर क्या कमेंट्री रहती है और डील पाइपलाइन और कितने कन्वर्जन्स हुए हैं, ये देखना काफी अहम रहेगा इनकी कमेंट्री में। तो LTTS मिड कैप IT काउंटर अगर सरप्राइज आता है तो हो सकता है कि पर्सन सिस्टम जैसा मूव भी आपको आता हुआ दिखे। तो अगर एक अर्निंग सरप्राइज आ गया तो यू नेवर नो, एक बढ़िया मूव आपको आती हुई दिख सकती है। L&T टेक इस पर है नजर हमारी। वैसे काउंटर भी थोड़ा एक्टिव रहा है, चार्ट्स पर भी आपको रखनी है इस पर नजर। एक बार चार्ट चेक भी ले लिया जाए। सुमित जी, L&T टेक जरा देखें, आज वैसे थोड़ा सुस्त है IT, बट मामूली गिरावट के साथ ही ट्रेड कर रहा है सर। दबाव देखने को मिला है स्टॉक के अंदर। जब तक कि ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक कुछ खास तेजी देखने को मिलेगा नहीं। 3425 3430 ये ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल है। ये लेवल एक बार ऊपर में ब्रेक होंगे तब स्टॉक के अंदर कोई बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, नहीं तो एक बार थोड़ा सा गिरावट थोड़ा सा दबाव और देखने को मिल सकता है, जिसमें 3300 रुपए तक के लेवल L&T टेक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो 3425 3430 के ऊपर इसमें फ्रेश खरीदारी करें। जब तक ये लेवल नहीं टूटते तब तक खरीदारी के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। 100 रुपए की जगह और है नीचे में, थोड़ा इंतजार करें खरीदारी करने के लिए, जल्दबाजी और हड़बड़ी बिल्कुल भी ना करें। ये राय आपके लिए आती हुई सुमित जी की तरफ से L&T टेक पर नतीजों से ठीक पहले। आइए पोजिशनल पिक का वक्त है। सिद्धार्थ जी ने बताया है नेस्को खरीदने की राय है लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर। सिद्धार्थ जी बताएं आपकी पोजिशनल पिक। पोजिशनल पिक में मैक्सिमम रिटर्न आपको अगर चाहिए हो तो ये कंपनी खरीदे, वो है मैक्स हेल्थ केयर। मैक्स हेल्थ केयर बिजनेस हॉस्पिटल बिजनेस में है, बहुत सारे स्टेट्स में काम करती है, दिल्ली, NCR, मुंबई, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड। मार्जिन जो पिछले क्वार्टर के आए थे वो बढ़ के आए। हालांकि हॉस्पिटल बिजनेस में ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एवरेज ऑक्यूपेंसी। बेड की ऑक्यूपेंसी कितनी है, 74% से बढ़ के 78% आ गई। अगर एवरेज बेड की रेवेन्यू देखूं मैं तो करीबन 59,000 से 66,000 पे आ गया है, तो रेवेन्यू भी बढ़ रहा है पर बेड। तो बहुत ही दमदार बिजनेस है। कैपेसिटी 4,000 करोड़ की बढ़ रही है 5 से 7 सालों में, और इंटरनेशनल बिजनेस है। इंटरनेशनल जो मेडिकल टूरिज्म होता है वो भी बढ़ रहा है। तो हालांकि ये रिसेशन स्लो डाउन प्रूफ बिजनेस है, क्योंकि हॉस्पिटल बिजनेस में स्लो डाउन नाम की चीज नहीं आती है। मैक्स हेल्थ केयर 504 के टारगेट के लिए जरूर खरीदे। 504 के टारगेट के लिए मैक्स हेल्थ केयर में करे खरीदारी। लेकिन एक बात जो सिद्धार्थ जी ने बोली वो मुझे अच्छी नहीं लगी जी। सिद्धार्थ जी बोले हॉस्पिटल वाले बिजनेस में स्लो डाउन नहीं आता है। तो सिद्धार्थ जी मतलब कोई अगर हम ठीक भी हो जाएंगे तो कोई और जाएगा हॉस्पिटल में, ऐसा आप सोचते हैं? अनिल जी वो तो लाइन लगी रही है। अच्छा एक मिनट, बग्गा साहब आपको कुछ सलाह देना चाहते हैं? जी बग्गा साहब मार्गदर्शन करें। नहीं सिद्धार्थ जी को सलाह। सिद्धार्थ जी तो हमारे होनहार विद्वान हैं बिल्कुल। बट गैलप पोल आया अनिल जी, कल रात को मैं पढ़ रहा था एक US की रिपोर्ट, 38% अमेरिकन इलेक्ट कर रहे हैं कि हॉस्पिटल ना जाना सर्जरीज वगैरह के लिए, इलाज के लिए, पैसे की तंगी के कारण। सो 38% ने ये कहा है। भारत में तो इससे भी ज्यादा है, तभी सरकारी हॉस्पिटल्स में रहता है। तो ये प्रॉब्लम जरूर आ रही है विश्व भर में। लोगों के हाथ में जब पैसा कम होता है तो ये होता है। बट भारत में डिमांड सप्लाई ऐसी स्क्यूड है कि आदमी कुछ भी करके लोग करते हैं। बट उस दिन भी आप कह रहे थे कि जब हेल्थ इंश्योरेंस पे GST की बात चल रही थी और सेक्शन 80D की बात चल रही थी कि 80D का लिमिट बढ़ाया जाए, बहुत महंगा हो गया इलाज भी और लोग करवा नहीं पा रहे। अमेरिका जैसे प्रॉस्पेरस देश में 38% कह रहे हैं कि हमने पोस्टपोन किया हॉस्पिटल जाना पैसे की तंगी के कारण। फैक्ट आपने बताई। और अगर अमेरिका जैसे डेवलप देश में जहाँ इतना इंश्योरेंस लिया जाता है फिर भी उनको लग रहा है महंगा है इलाज करवाना, तो सोचिए ये तो बड़ी चीज है। मैक्स हेल्थ केयर खरीदारी करने की राय। पोजिशनल पिक सेठी साहब बताएं सर आपकी पोजिशनल पिक गोदावरी पावर के बाद। बिल्कुल अनिल जी, आज की पोजिशनल पिक है DCW जो अभी 53 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। एक भारत की लीडिंग सोडा ऐश और कॉस्टिक सोडा बनाने वाली कंपनी है। इसके अलावा कई सारे और स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है। फिर PVC और CPVC के सेगमेंट की भी एक लीडर है।
100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है। मार्की क्लाइंट लिस्ट HUL, नाल्को, फिनोलेक्स, TNPL, एस्ट्रल, इन सबको कैटर करती है। दमदार फंडामेंटल्स है। सितंबर तिमाही भी बहुत अच्छी थी। 49 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल सितंबर तिमाही में 19 करोड़ का पैट था। तो जबरदस्त ग्रोथ दर्ज करी है कंपनी ने, और वैल्यूएशन के लिहाज से भी स्टॉक सस्ता है। 8 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। FIs की भी अराउंड 7.89% की हिस्सेदारी है। तो मुझे स्टॉक अच्छा लगता है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट है 62 का, और छोटा 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। बिल्कुल। और थोड़ी देर पहले DCW सुमित की तरफ से भी ट्रेडिंग कॉल आई थी। 57 और 60 के टारगेट सुमित जी की तरफ से भी हैं, और 62 के टारगेट सेठी साहब की तरफ से हैं। तो ट्रेडिंग और पोजिशनल बेसिस पर दोनों लिहाज से रखे नजर DCW पर। इस समय बाजार थोड़ा फिसलते हुए दिख रहा है। अब 18,100 के नीचे आधे % की वीकनेस निफ्टी पर आई है। रेंज बाउंड ही है, बट थोड़ा 18,100 के नीचे आपको आते हुए दिखा है। 10 की कमाई। आइए लेते हैं हिमांशु जी की पिक। हिमांशु जी बताएं सर आपका स्टॉक। बिल्कुल दीप। तो मुझे आज जो पोजिशनल स्टॉक तौर पर स्टॉक पसंद है, स्टॉक का नाम है प्रिकॉल। 207-208 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड करता है, और मुझे लगता है ये स्टॉक एक अपनी अच्छी तेजी की अच्छी बुलरन में है। काफी समय से हाइज के आसपास कंसोलिडेशन दिखा रहा है। मुझे लगता है अब नेक्स्ट अपसाइड के लिए तैयार है। तो 235 और 250 रुपए के पोजिशनल टारगेट्स के लिए प्रिकॉल में यहाँ पर 10 की कमाई में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी, और यहाँ पर 185 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलने की सलाह है। तो 185 के स्टॉप लॉस के साथ प्रिकॉल ये है आपके लिए एक काउंटर जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। मूवमेंट आपको इस पर आते हुए दिखेगा। इस बीच थोड़ी वीकनेस और बढ़ रही है। 300 पॉइंट नीचे आपको सेंसेक्स भी आते हुए है। तो बाजार दिन के लो पर डेज लो पर आ रहे हैं। थोड़ा डेज के निचले स्तर पर और नीचे आए हैं सर। कमजोरी आती दिख रही, तो एक बार फिर से थोड़ी रिकवरी के जो संकेत दिखाए थे। देखिए आप 42,500 पार नहीं कर पाया बैंक निफ्टी, 42,490 के आसपास से घुमा है, और निफ्टी भी 18,150 के आसपास है। इसलिए हम कहते हैं ऊपर में थोड़े हल्के भी होते रहिए। देखते हैं आज FIs का रुझान किस तरह का होता है, और क्योंकि बहुत कुछ मूविंग फैक्टर्स है आज, इसलिए शांति से आराम से इंतजार करें। आइए बढ़ते आगे, और एक बार बग्गा साहब से जरा डॉलर की कमजोरी और रुपए की मजबूती पर भी राय ली जाए। सर पिछले कुछ दिन हमारे करेंसी मार्केट के लिए काफी बेहतरीन रहे। अनएक्सपेक्टेड अच्छी मजबूती आई है रुपए में। वजह क्या समझते हैं आप, और आगे क्या आउटलुक है? अनिल जी, बेसिक वजह वही है कि डॉलर वीकन हो रहा है, और इस साल नेगेटिव डॉलर व्यू है। पिछले साल किसके पैसे बने? जो भी लॉन्ग डॉलर था या लॉन्ग ऑयल कोई लेके बैठा था, वही पैसे बने। बॉन्ड और स्टॉक्स दोनों में पैसे गवाए गए पिछले साल। इस साल जो ट्रेड है वो है शॉर्ट डॉलर। तो नेगेटिव डॉलर का ट्रेड विश्व भर में है, और उसका मेन कारण क्या है कि इंटरेस्ट रेट हाइक लगभग हो चुके हैं। अगले साल तक कटौती होने की उम्मीद है। दूसरा, इकोनॉमी में नरमी या रिसेशन की आशंका है। उसके चलते यूएस मार्केट से आउटफ्लोज होके इमर्जिंग मार्केट्स में आएंगे, और हम देख रहे हैं कि डॉलर वीकन हो रहा है। 114 से 103 तक आ गया DXY इंडेक्स, बट ये चला था 92 लेवल से, 92 लेवल से ये चला था। 114 पे पीक किया, अब 102-103 के बीच में चल रहा है, और यहां से और नीचे जाएगा। इसके कारण रुपए को भी थोड़ी स्थिरता मिल रही है, थोड़ी स्ट्रेंथ मिल रही है। बट रुपया क्या होता है, RBI ये देखते रहते हैं कि बाकी एक्सपोर्टिंग कॉम्पिटिटर्स जो हैं हमारे, चीन की करेंसी कहां जा रही है। बांग्लादेश, पाकिस्तान तो बहुत नीचे आ गए, बट बाकी जो करेंसीज हैं, यूरो हो, स्टर्लिंग हो, ये सब कहां जा रहे हैं, और एक्सपोर्ट के जो हमारे कॉम्पिटिटिव करेंसीज हैं वो कहां जा रहे हैं। उसके लेवल पे एक ऑर्डरली तरीके से, बहुत ही एक नपे तुले तरीके से RBI चाहेगा कि रुपये की स्ट्रेंथ हो, तो इतना तेजी से बढ़ेगा नहीं। जैसे गिरा पिछले साल, वो फ्लोज के चलते था। अब क्या है, RBI एब्जॉर्ब करेगा, बट वो एब्जॉर्ब करने से क्या होता है, रुपये लिक्विडिटी आ जाती है इकोनॉमी में। कहीं ना कहीं तो कुछ आपको देना पड़ेगा, उससे फिर आपका इन्फ्लेशन का जो मुहिम है उसके ऊपर खतरा आ जाता है। तो RBI कोशिश करेगा कि डॉलर्स को स्टेबलाइज किया जाए बिना रुपए के, लिक्विडिटी क्रिएट करके, और एक ऑर्डरली वे में रुपया स्ट्रेंथन हो। बट मूवमेंट ग्लोबल है, मूवमेंट ग्लोबल मैक्रो के चलते है। ऐसा नहीं है कि कुछ भारत में ज्यादा फ्लोज आए हैं, उल्टा आउटफ्लोज ही जा रहे हैं हमारे। ये ज्यादा
करके ग्लोबल मैक्रो और पीक डॉलर की वजह से हम देख रहे हैं रुपए में स्ट्रेंथ। ओके, तो ये आपके लिए डॉलर की कमजोरी और रुपए की मजबूती के सारे कारण सर ने आपके सामने विस्तार से रखे हैं। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है हमारी खास सीरीज बजट को लेकर बाजार की उम्मीदों पर। बजट 2023 मार्केट मांगे मोर। देश भर के सारे म्यूचुअल फंड्स को रिप्रेजेंट करने वाली संस्था एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया की वाइस चेयरपर्सन और साथ ही एडलवाइज म्यूचुअल फंड की एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता जी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही शामिल। राधिका जी, बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बजट को लेकर ही आपसे एक बार मैं राय लेना चाहता हूं, क्या उम्मीद रखी जाए इस बजट से, स्पेशली तब जबकि अगले चुनावों के पहले ये फुल फ्लेज बजट होगा, आखिरी फुल फ्लेज बजट होगा। आप क्या उम्मीद कर रही है, सरकार क्या कुछ करेगी? नमस्कार अनिल जी। नमस्कार जी। जहां तक मैं इस बजट को देखती हूँ, हाँ ये चुनाव से पहले आखिरी बजट है, लेकिन मेरी उम्मीद ये है कि ये बजट पिछले बजट्स में जो 2-3 बजट्स में हो रहा है उसका एक कंटिन्यूएशन रहे, ना कि कुछ रेडिकल रहे। और मेरी आई वुड से 4 एरियाज पे फोकस रहेगी। मैं जल्दी से कहूंगी, एक फिस्कल डेफिसिट का टारगेट कम होता जाए। इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, तो फिस्कल डेफिसिट पे हम कितना ध्यान देते हैं। दूसरा जो मेजर थीम है कि प्राइवेट कैपेक्स को आप कैसे स्पर कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग आप क्या कर रहे हैं, ये थीम हमने पिछले 2 बजट्स में बहुत अच्छे से प्ले आउट होते हुए देखा है, वो कैसे कंटिन्यू होगा। तीसरा मेरा थीम रहेगा, और इस पे मैं ज्यादा एक्शन देखना चाहूंगी, चर्चा बहुत हुई है पिछले कुछ सालों में, वो है एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम और डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट। ये मेरे हिसाब से डेफिसिट के लिए, सरकार के लिए बहुत क्रूशियल है। तो इस पे काम क्या हुआ है, एग्जीक्यूशन क्या हुआ है, क्योंकि बातें बहुत हुई हैं इस टॉपिक पे। तो एसेट मोनेटाइजेशन पे, डिसइन्वेस्टमेंट पे क्या हो रहा है। एंड आई थिंक फाइनली मार्केट के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं हर साल कहती हूँ अनिल जी, इस कैपिटल गेन्स रेजीम और जनरल इंडिया में एक टैक्स स्टेबिलिटी का माहौल रहना चाहिए। बातों में बहुत चर्चा हो रही है कि ये हो सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इधर उधर। आई जेन्युइनली होप कि कुछ ना हो, क्योंकि निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को एक स्टेबिलिटी ऑफ टैक्स रेजीम की बहुत जरूरत है, और इंडिया डोमेस्टिक कैपिटल को बहुत इंसेंटिव्स चाहिए मार्केट में आने के लिए। एकदम साफ तरीके से आपने बताया कि बजट को लेकर बाजार के लिए या हम सबके लिए 4 खास बातें हैं जिन पर फोकस करना है। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल कंसोलिडेशन, उस पर किस तरह का रोड मैप होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार कितना करती है, कैपिटल गेन टैक्स और बाकी टैक्स के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना हो, और सरकार को जो कुछ भी पैसा जुटाना है, एसेट मोनेटाइजेशन प्लान, ये किस तरह के आते हैं। ये कुछ एक चीज़ें हैं जिन पर फोकस करना चाहिए सरकार को। लेकिन एक बात जो लगातार बाजार के मन में है कि ग्लोबल मार्केट में जिस तरह का मूड माहौल है, उसको लेकर हमारे चुनौतियाँ काफ़ी है। हमारी अपनी ग्रोथ मजबूत है, क्या कुछ ऐसा सरकार को करना चाहिए जिससे कि हम ग्लोबल उतार चढ़ाव में इस मुश्किल भरे माहौल में बच पाए? फिस्कल डेफिसिट में अगर आप कंट्रोल रखेंगे, तो ये जो हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में हम हैं, इवेंचुअली स्कोप हो सकता है दैट रेट्स कैन स्टार्ट कमिंग डाउन, वही ग्रोथ को स्पर कर सकता है। लेकिन जहां तक ग्लोबल माहौल की बात है, मैं जरूर कहूंगी ग्लोबल माहौल खराब है। जब हम प्रोमोटर से बात करते हैं, खासकर यूरोप में, तो स्ट्रेस है। लेकिन डोमेस्टिक इकोनॉमी पे हम अभी भी काफी कंस्ट्रक्टिव हैं। कुछ जो रिफॉर्म्स बैक थीम है, जैसे पीएलआई है। अब पीएलआई एक चीज है जिसपे मैं बहुत जानकारी सुनना चाहूंगी कि आगे क्या कर सकते हैं। वो कुछ क्षेत्रों में काफी सक्सेसफुल रही है। तो पीएलआई है, डिफेंस स्पेंडिंग है, इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस है। ये जो कुछ थीम्स हैं जो ग्रोथ दे सकती हैं, बिकॉज आपकी सर्विसेज लेड ग्रोथ, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ ग्लोबल स्ट्रेस के चक्कर में कम रहेगी। लेकिन डोमेस्टिक ग्रोथ ड्राइवर्स, खासकर जो रिफॉर्म से आ सकते हैं, उन पे मैं ज्यादा गौर करना चाहूंगी। कि आप राधिका जी एमफी की वाइस चेयरपर्सन भी हैं, एक राय मैं आपसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के आउटलुक पर भी लेना चाहता हूँ। और वो इसलिए कि अब तक अच्छा पैसा इन्फ्लोज आ रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी थोड़े मजबूत हैं और गिरते बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं। किस तरह के ट्रेंड दिख रहे हैं इन्फ्लोज को लेकर और इंडस्ट्री को लेकर?
थिंक अच्छी बात ये है अनिल जी कि लॉन्ग टर्म में हमें लगता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 15 से 18% ग्रो करेगी। कुछ साल ज्यादा अच्छे रहते हैं, कुछ साल थोड़े म्यूटेड रहते हैं जैसा पिछला ईयर। लेकिन अगर आप इक्विटी फ्लोज को देखें तो 2020-21 में बहुत नए निवेशक आए, बहुत नया पैसा आया, लेकिन इस साल भी इक्विटी फ्लोज मंथ ऑन मंथ ज्यादातर पॉजिटिव रहे हैं, साल के लिए पॉजिटिव रहे हैं। इसका मतलब लोग पैसे डाल रहे हैं। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक शेयर करती हूँ। जब मैंने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ज्वाइन की थी तो हमारी एसआईपी बुक कुछ 4,000 करोड़ महीने की थी। 5 साल हो गए हैं, वो 13,000 करोड़ महीने की है। मुझे लगता है अगले 5 साल में ये 30,000 करोड़ की होगी। और ये हमारे डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट्स को बहुत स्टेबिलिटी देता है। इनफैक्ट पिछले साल शायद जितना पैसा एफआईआईज ने निकाला है हमारे बाजार से, उतना हमारी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने कंट्रीब्यूट किया है। तो रिटेल निवेशक का जो एसआईपी पे भरोसा है वो अभी तक जारी है। और ये इसलिए है क्योंकि उसका एक्सपीरियंस, जब इंसान एसआईपी करता है तो उसका एक्सपीरियंस बहुत खराब नहीं होता, मार्केट के उतार चढ़ाव को वो एवरेज कर पाता है। तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू कंटिन्यू, दैट इज वेरी हेल्थी साइन। अगर ये बुक 25,000 30,000 की हो गई 5 साल में तो इंडिया के लिए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक बात है। तो एसआईपी का पैसा आता रहे, ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी ताकत देगा और साथ ही जो हमारे अपने इन्वेस्टर्स हैं, भारतीय इन्वेस्टर्स, उनके लिए भी लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने का काम करेगा। तो मैं आपसे शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म के लिहाज से ही, साल भर के लिहाज से एक बार बाजार का आउटलुक भी लेना चाहता हूं कि किस तरह से देख रहे हैं आप भारतीय बाजारों को हमारे अपने और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगी। आई थिंक यूरोप में एक रिसेशनरी एनवायरनमेंट है जो थोड़े टाइम के लिए शायद बरकरार रहेगा। गैस प्राइसेस कम हो गए हैं तो मे बी दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। यूएस का आई थिंक कह नहीं सकते, अभी भी दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। एंड वाइल टेक विच इज अ वेरी लार्ज सेक्टर, एसएनपी का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है, स्ट्रेस में आया है। आई थिंक इट इज टू अर्ली टू से कि यूएस रिसेशन में है। जहां तक इंडिया की बात है, हमें ये लगता है, हमारा थीम इस साल का इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये है दैट देयर विल बी पेन बिफोर रिटर्न्स। तो शायद 2 हिस्सों का साल होगा। पहले आधे साल में आपको ग्लोबल वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट रहेगा, हाई रेट्स का इम्पैक्ट रहेगा और शायद अर्निंग्स में थोड़ा सा स्ट्रेस दिखेगा। लेकिन ओवर अ 2-3 ईयर पीरियड आपको डोमेस्टिक इकोनॉमी, खासकर जिन थीम्स की मैंने जिक्र किए, शायद उनका फायदा होगा। सो देयर विल बी पेन बिफोर रिटर्न्स। ये नहीं है कि ये बहुत ईजी साल रहेगा। ये आपके लिए भारतीय बाजारों का आउटलुक। और बताएं राधिका जी, निवेश के लिए अगर लोग मौके ढूंढ रहे हैं बजट से पहले, बजट से बाद, किस तरह के थीम सेक्टर्स अच्छे रह सकते हैं? आई थिंक निवेश हमेशा बजट आता है, हर साल आता है, एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, लेकिन आई थिंक निवेश लंबे समय के लिए हमेशा करना चाहिए। जहां तक थीम्स की बात है, मेरे हिसाब से हमारे पोर्टफोलियोज में अगर आप देखें तो जो डोमेस्टिकली इंक्लाइंड थीम्स हैं, इंडिया हैज गॉन एक्चुअली फ्रॉम एन एग्रेरियन टू अ सर्विस इकोनॉमी एंड अ लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक तरह से मिस हुई है। तो थीम्स दैट आर बेनिफिशियरीज ऑफ पीएलआई, थीम्स दैट आर बेनिफिशियरीज ऑफ क्रेडिट ग्रोथ, जैसे कि फाइनेंशियल्स हैं, लेंडर्स हैं, डिफेंस हैं, ये जो डोमेस्टिक रिवाइवल के थीम्स हैं, आई थिंक ये कोर रहेंगे हमारे पोर्टफोलियो में। और अंडरवेट रहेगा थोड़ा आईटी, फार्मा, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थीम्स हैं जिनका ग्लोबल ताल्लुकात ज्यादा है। इस निवेश के मौकों पर भी राधिका जी की राय। बहुत बहुत धन्यवाद राधिका जी समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को बजट बाजार के बारे में अपना आउटलुक बताने के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। शुक्रिया जी। तो आइए बढ़ते आगे और एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। बाजार कहीं नहीं जा रहे, यहीं के यहीं है, न ऊपर जाना है न नीचे जाना है, और इसीलिए हमें भी एक छोटा सा ब्रेक लेना है। की गवाही में आप सबका स्वागत है। एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स के दोनों खास मेहमान हमारे साथ तैयार। सिद्धार्थ सेरानी साहब बताएंगे मैक्स हेल्थ केयर के बाद उनकी पसंद की शॉर्ट टर्म पिक। बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, शॉर्ट टर्म पिक में मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी लेके आया हूं, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल। ये कंपनी है एब्रेसिव्स, सेरेमिक्स, रिफैक्टरीज बनाने वाली। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल गुड्स बनाने वाली कंपनी है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी, दूसरे तिमाही के नतीजे दमदार रहे। इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत बढ़ रही है, चाइना +1, डोमेस्टिक डिमांड दमदार है, जिस कारण से एब्रेसिव्स, रिफैक्टरीज की बहुत बड़ी डिमांड रहेगी। एक्सपेंशन भी करने वाली है एब्रेसिव्स और सेरेमिक्स में ये कंपनी, और 18% मुनाफों में
ग्रोथ आप उम्मीद लगा सकते हैं आने वाले 2 सालों में CAGR बेसिस पे। कार्बोरेंडम यूनिवर्सल पेरेंटेज बहुत ही अच्छी है, साउंड मैनेजमेंट है। 965 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 165 के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए कार्बोरेंडम यूनिवर्सल ये है स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय है। और सेठी साहब भी देंगे अपनी शॉर्ट टर्म पिक, और उसके बाद हम PSP प्रोजेक्ट्स के मैनेजमेंट से भी करेंगे मुलाकात लेंगे। उससे पहले आज कमोडिटी मार्केट का अपडेट ही नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा, बताएं क्या कुछ चल रहा है एक्शन वहां पर। एक्शन ये है कि सुबह 14 पैसे कमजोर खुला था रुपया, अभी 11 पैसे कमजोर दिख रहा है। बट वैसे अगर आप 7-8 दिनों का ट्रेंड देखें तो अच्छी मजबूती रही है। बट हाँ, थोड़ा डॉलर इंडेक्स भी 9 महीने के निचले स्तर से रिबाउंड किया था। रुपया आपको हल्की कमजोरी आज दिखा रहा है। कच्चे तेल पर आते हैं अनिल जी, और गिरावट हो रही है। आज सुबह 150 रुपए नीचे है कच्चा तेल, और कल जब इस समय हम बात कर रहे थे तब से अब तक अगर आप देखें तो 250 रुपए की गिरावट कच्चे तेल में आ गई है। तो 24 घंटे में 250 रुपए नीचे चला गया है कच्चा तेल, बड़ी गिरावट आती हुई दिख रही है। ये एक बहुत बड़ी राहत का संकेत है हमारे लिए। इसके साथ ही नजर रखिए जहां तक गोल्ड और सिल्वर का सवाल है, गोल्ड कुछ करने के मूड में नहीं है, एकदम सपाट है। सिल्वर आपको 1/4% नीचे दिख रही है। आज बेस मेटल्स भी थोड़े कमजोर हैं, 0.5% की गिरावट आपको कॉपर में दिख रही है। एल्यूमिनियम, लेड और जिंक भी 1/4 से ½ % नीचे है। तो सुस्ती वाला मार्केट है कमोडिटीज का, और बड़ी गिरावट आपको कच्चे तेल में आती हुई दिख रही है। भारतीय दामों में ही आज 2.5% की गिरावट आपको बढ़ती हुई दिख रही है, और कल से आज तक में करीब 250 रुपए की वीकनेस बनी हुई है। आइए आज की मैं आपको स्ट्रैटेजीज बता दूं, ट्रेडेबल सिक्योरिटीज की राय है। सबसे पहले तो सिल्वर, यहां पर आपको मार्च कॉन्ट्रैक्ट बेचकर चलना है 68,200 के लेवल पर आप बिकवाली करें। 67,500 का आप रखें टारगेट, स्टॉप लॉस होगा आपका 68,500 का। जिंक खरीदना है जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 287.5 के लेवल पर, टारगेट 290 और स्टॉप लॉस रखना है 286। कच्चा तेल बेचना है 64.80, तो थोड़ा एक बाउंस आने दें उसके बाद बेचिए, टारगेट 63.50 और स्टॉप लॉस 65.30। और एनसीडेक्स पर ग्वार सीड फरवरी कॉन्ट्रैक्ट ये बेचकर चलिए 63.30 के लेवल पर, यहां पर करनी है बिकवाली, टारगेट 6400, स्टॉप लॉस 62.80 का रहेगा। तो 2 बाय कॉल 2 सेल कॉल। बाय में आप ग्वार सीड और जिंक खरीदें, बेचने में आप सिल्वर और कच्चा तेल बेचें। ये है राय ट्रेडेबल सिक्योरिटीज की। 2 खास शोज तैयार करें अनिल जी आज के लिए। पहले तो 11:26 पर चांदी का यू टर्न, पिछले 3 हफ्तों से हमने देखा चांदी के दामों में जबरदस्त मूव आई थी। उसके बाद जो गिरावट आई है वहां पर आप 3000 रुपए की गिरावट पिछले कुछ दिनों में आते हुए देख रहे हैं। 68,000 के भी नीचे आ गए, एक बार 70,000 के ऊपर यह भाव था। तो क्या चांदी ने पूरी तरह यू टर्न ले लिया है, या ये गिरावट किसी और आने वाली गिरावट या बड़ी तेजी रिबाउंड का संकेत दे रही है, इस पर करेंगे चर्चा। और फिर तेल गैस में लौटी सेल, जिस तरह से कच्चे तेल में हमने देखा है कि 1 महीने की पूरी बढ़त रिसेंटली गवा दी है, उसके बाद नेचुरल गैस जो रीसेंट रिबाउंड था वहां पर आपने वापस गिरावट आती देखी। 19 महीने को निचले स्तर पर जो दाम आ गए हैं, इसके क्या मायने हैं, और एनर्जी मार्केट का आगे का क्या आउटलुक रहेगा, उस पर रहेगा फोकस। तो तेल गैस में लौटी सेल यह है 11:35 पर, और चांदी का यूटर्न 11:26 पर सर। ओके, तो ये है आपके लिए तेल गैस में सेल, यानी कि बेचने का माहौल बना हुआ है, सेल लगी हुई है, और चांदी ने भी अब लिया है यूटर्न। तो इन दोनों पर विशेष चर्चा 11:30 बजे मिस मत कीजिएगा। आइए अब मुलाकात करते हैं न्यूज पर यूज सेगमेंट में PSP प्रोजेक्ट से। PSP प्रोजेक्ट्स के MD और CMD और CEO पटेल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उनसे मुलाकात करें उससे पहले जल्दी से बता दूं, 2008 में इस कंपनी की हुई शुरुआत और 2017 में हुई लिस्टिंग। इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल और सरकारी प्रोजेक्ट्स को कंस्ट्रक्शन और उससे जुड़ी सेवाएं देने का काम करती है, और अब तक 174 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पूरी कर चुकी है ये कंपनी। और पटेल साहब सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल कर चुके हैं, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आपका 30 सालों से ज़्यादा का गहरा अनुभव रहा है। नतीजे आए हैं कल PSP प्रोजेक्ट्स के, एक बार मैं आपके सामने नतीजे रख दूं। साल दर साल अगर आप देखेंगे तो आय में 3% की बढ़त हुई है, 500 करोड़ पर पहुंचा है आंकड़ा, लेकिन कामकाजी मुनाफा घटा है 18%, EBITDA 62 करोड़ पर आया है, मार्जिन में आई है कमी 16.25% से 12.25% के आसपास, और मुनाफा 30% घटा है, 35 करोड़ के आसपास रहा है, 50 करोड़ से घटकर। बहुत बहुत स्वागत है पटेल साहब आपका। ये बताइए कि रेवेन्यू का आंकड़ा तो बढ़कर आया है, लेकिन मुनाफे पर, कामकाजी मुनाफे पर, दोनों पर, मार्जिन पर दबाव है, क्या वजह रही सर इसकी? नमस्कार। ये जो मुनाफा की आप बात कर रहे होंगे, एक्चुअली क्या होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर क्वार्टर टू क्वार्टर
कौन सी एक्टिविटी का काम चल रहा है उसके ऊपर थोड़ा आधार होता है। लास्ट ईयर के जो हमारे मुनाफे के आंकड़े जहां आपका कंपैरिजन हो रहा है, उस टाइम पे मेरे तीनों प्रोजेक्ट सूरत डायमंड बुर्ज, काशी विश्वनाथ और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फोरम, वो तीनों प्रोजेक्ट खत्म होने के आरे पे थे और खत्म होते टाइम पे ज्यादातर जो पेंडिंग इश्यूज होते हैं या कोई माइलस्टोन पेमेंट होता है वो सारे क्लियर होते हैं। तो उसकी वजह से ईबिटा के अंदर 1-2% का मार्जिन डिफरेंस यूजुअली क्वार्टर टू क्वार्टर रहता है। सो आज जब हम ये बात कर रहे हैं तब ये साल के अंदर हमारे सारे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में चल रहे थे, अभी जाके हम उत्तर प्रदेश में या दूसरे प्रोजेक्ट में अभी जाके फिनिशिंग में आए हैं, तो शायद इसका इम्पैक्ट हमको भी नेक्स्ट क्वार्टर से आगे इसे थोड़ा ज्यादा मिले कि वापस से नेक्स्ट क्वार्टर से थोड़े मार्जिन सुधरने लगेंगे। तो ये बताएं सर, क्या रीजनेबल मार्जिन मानकर चले 15% के आसपास रहेंगे ऑन एन एवरेज? नहीं सर, मैंने पहले भी हमेशा मेरा गाइडलाइन तो 12 से 13% का ही होता है और इस साल का भी है, मतलब ये क्वार्टर का भी मेरा तो 12.40 ही है। बट कभी कभी क्या मैंने जैसे बोला कि क्वार्टर टू क्वार्टर कभी 13, 13.5 हो गया कि 14 हो गया, दैट इज बिकॉज ऑफ द पेमेंट्स व्हिच आर हेल्ड अप बिकॉज ऑफ द माइलस्टोन। कभी माइलस्टोन के पेमेंट की वजह से या कोई पेंडिंग इश्यूज होते हैं वो जो लास्ट लेवल पे सॉल्व होते हैं, उसकी वजह से ऐसे डिफरेंस मुनाफे में आते। सर ये भी बताएं कि इस वक्त ऑर्डर बुक कितनी है और पूरी तिमाही में आपने कितने ऑर्डर हासिल किए और आगे पाइपलाइन कैसी दिख रही है, किस तरह के ऑर्डर्स मिल सकते हैं कंपनी को, जरा समझाएं सर। सर जिस तरह से अपने देश की इकोनॉमी जा रही है, हम लोग पहले दिन से इस बार बोल रहे हैं कि पहले साल में पहले क्वार्टर से इस बार ऑर्डर इनफ्लो अच्छा रहा है। हमारा टारगेट था 2500 करोड़ का, उसको हम पास करके ऑलरेडी ये 20 साल का हमारा 3300 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और अभी भी हम एक प्रोजेक्ट में L1 है जिसका ऑर्डर आना बाकी है। तो मोटा मोटा देखने जाए तो इस साल का ऑर्डर इनफ्लो 2500 के सामने वी विल रीच टू ऑलमोस्ट 4000 करोड़। और आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक अगर आप बात करें तो आज की तारीख में दिसंबर में हमारी 5000 करोड़ है और अगर एज ऑन टुडे गिनी जाए तो 6200 करोड़। चलिए, ऑर्डर बुक काफी अच्छी मजबूत नजर आ रही है। और हाल ही में सर आपने एक ये सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी 1350 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर जीता है, जरा इसके बारे में बताएं, कब तक आप पूरा करेंगे, किस तरह के मार्जिन से यहाँ रह सकते हैं? 1350 करोड़ का 1344 करोड़ का जो स्पेसिफिक अमाउंट है उसका वो प्रोजेक्ट को हमारे को कंप्लीट करने के लिए 3 साल का टाइमलाइन दिया गया है। और मार्जिन्स की बात करूं तो अभी जो भी हमारी स्टैंडर्ड गाइडलाइन रहती है 12 से 13%, वही गाइडलाइन के हिसाब से ये प्रोजेक्ट का भी बिड हुआ था और उसी के हिसाब से हमारा बिड मंजूर हुआ। सो मार्जिन्स में तो हम यही कहेंगे कि इट विल बी, हमारी जो गाइडलाइन स्टैंडर्ड रहती है उसी के आसपास ही रहेंगे। और प्रोजेक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इट्स ए वन ऑफ इट्स काइंड, ऐसा फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट बन रहा है जिसके अंदर सरकारी ऑफिस 28 स्टोरी का बिल्डिंग बना रहे और 2 टावर है। एक टावर है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खुद यूज करने वाला और दूसरा टावर है जिसके अंदर सारी सरकारी ऑफिस आ जाए। तो मायना ये हुआ कि ये बिल्डिंग ऐसा बनने जा रहा है कि जहां आदमी को कोई भी सरकारी कामकाज होता है तो हर डिपार्टमेंट एक ही जगह पे मिल जाए। ठीक बात है। तो ये एक बढ़िया इंटरेस्टिंग ऑर्डर आपके पास में है इस वक्त। सर चूंकि बजट भी सामने आ रहा है, एक बार मैं आपसे राय भी लेना चाहता हूँ, आपकी कंपनी की, आपकी इंडस्ट्री की बजट से क्या उम्मीदें हैं, क्या कुछ सरकार को करना चाहिए जिससे कि आपके सेक्टर को और बढ़ावा मिले? सरकार का हमेशा ये ट्रेंड रहता है डेवलपमेंट के साइड, इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो हमेशा अपना निवेश ज्यादा से ज्यादा ही रहता है। जब तक बिल्डिंग की बात करते हैं तो अभी मेरे हिसाब से अपन जिस तरह से जा रहे हैं कि 75 साल अपने इंडिपेंडेंस के पूरे हुए, रीडेवलपमेंट साइड काफी काम आएंगे। टूरिज्म के ऊपर ज्यादा मदद रख रहे हैं, तो मेरे को ये भी लग रहा है कि टूरिज्म पर इस बार भी ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। जैसे हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर किया तो उसका पहले साल भर का है 1.25 करोड़ था, अभी खाली 11 महीने में 12 करोड़ तक का ही हो गया था। सो टूरिज्म गुजरात में भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया भी टूरिज्म के अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो मेरे को ये दिख रहा है कि इस साल इंफ्रास्ट्रक्चर, रीडेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड टूरिज्म पे ज्यादा ध्यान दिया। ठीक बात है। तो ये आपकी बजट से आशाएं, उम्मीदें भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल साहब समय देने के लिए और अपने नतीजों पर, ऑर्डर बुक पर और आगे के आउटलुक पर विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने के लिए। पीएसपी प्रोजेक्ट्स के टॉप मैनेजमेंट से हमने आपकी करवाई मुलाकात। सीएमडी और सीईओ पीएस पटेल साहब आपके साथ कार्यक्रम में शामिल होते हुए बढ़ते आगे और वक्त है आपके लिए शॉर्ट टर्म पिक का, जो दे रहे आपको सेठी साहब। बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, आज की जो मेरी शॉर्ट टर्म पिक है, स्टॉक जो रडार पे आया है, स्टॉक का नाम है डेटामेटिक्स, जो अभी 279-280 के लेवल्स पे ट्रेड करता है।
एक जबरदस्त कंपनी है जो कि मेनली डेटा मैनेजमेंट का काम करती है यूजिंग रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और एल्गोरिदम्स। कंपनी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप इन सब कॉन्टिनेंट्स में मिला के करीबन 6-7 देशों में ऑलरेडी प्रेजेंट है। दमदार फंडामेंटल्स है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्लोज टू 21%। फिर प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 74.3% की हिस्सेदारी है, कुछ भी प्लेज नहीं है। और कुछ महीने पहले इन्होंने एक यूएस की कंपनी है एक्सेस फेयर्स नाम की, जो एक प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल, जो प्रीमियम इंटरनेशनल एयर फेयर्स का एक प्लेटफॉर्म है, उसके साथ करार किया। वहां से भी एक बड़ा ऑर्डर मिला है। वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ती है, 11 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है और कोइंसिडेंटली इसके आज नतीजे आने हैं और मैं नतीजों को लेके भी पॉजिटिव हूं। मुझे लगता है इस स्टॉक में अभी खरीदारी करनी चाहिए। 295 का मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है और 270 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो ये है आपके लिए डेटा मेट्रिक्स, यहाँ पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई सेठी साहब की तरफ से। ये भी एक स्टॉक है जो अच्छा मजबूती के साथ ट्रेड कर सकता है। शॉर्ट टर्म में ही आपको 295 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी चाहिए। अच्छा, बढ़े आगे उससे पहले एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट बग्गा साहब जो होता दिख रहा है, अमेरिका से खबरें आ रही, थोड़ी इंटरेस्टिंग है। वैसे भी शो खत्म करने का समय है, मार्केट में ज्यादा कुछ हो नहीं रहा, वही का वही 18,100 के आसपास तो हम